कृपया ध्यान दें, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना पूरी तरह आप पर निर्भर करता है और आपके समर्थन की हम बहुत सराहना करते हैं। ये किसी विशेष कार्रवाई के लिए अनुरोध नहीं है, बल्कि यदि आपको यह पसंद आए तो सामग्री के साथ जुड़ने के लिए एक सौहार्दपूर्ण अनुस्मारक है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। स्वूश! अचानक एक ठंडी रोशनी दिखाई दी और साथ ही हड्डियों और मांस के टुकड़े-टुकड़े होने की आवाज भी। खून, सफेद बर्फ पर चटक लाल खून बिखरा हुआ था। खून के छींटों के पीछे एक खूबसूरत औरत खड़ी थी, जिसके हाथ में एक तेज तलवार थी। वह अपने दुश्मनों को ठंडी निगाहों से देख रही थी, जिनका उसने कत्ल किया था। उसकी पीली और शांत आंखों में कोई भाव नहीं दिख रहा था। सर्दियों में वह महिला एक लंबी और पतली परत वाली पोशाक पहने हुए थी। उसकी शुद्ध सफेद पोशाक अंतहीन खून की वजह से गहरे लाल रंग में रंग गई थी। उसके पैरों के पास सफेद बर्फ पर लगभग 100 लाशें पड़ी थीं। लाशों से बहते खून ने उसके आसपास की बर्फ को भी लाल कर दिया था। तथापि यह अभी अंत नहीं था। महिला ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं। उसके गोरे लेकिन खूबसूरत चेहरे पर गहरी आंखों की एक जोड़ी सैकड़ों मील दूर एक घेरे में जमा हजारों लोगों की ओर देख रही थी और हर कोई उसे लालच भरी नजरों से घूर रहा था। एक-एक करके चेहरों को देखते हुए उस औरत ने अचानक अपने होंठ एक कोण पर उठाए, अपनी दुष्टता का परिचय देते हुए। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी एक उंगली से अपने होंठों के कोने से बह रही गर्म खून की बूंद पोंछी। उसके पीले होंठ लालिमा से ढके हुए थे, जो चमकीली तो थी, लेकिन भयावह भी। 79 लोग, अगला कौन होगा? ये किंगतांग ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह बाकी दुनिया की दुश्मन बन जाएगी और लिंग्यू क्लिफ पर हजारों लोगों द्वारा उस पर हमला किया जाएगा। इन सबका श्रेय उसके सीने में स्थित दानव देवता के हृदय को दिया जा सकता है। आकाश में विसंगतियों के साथ दानव देवता का जन्म हुआ। उनके जन्म ने आकाश के अंत और पृथ्वी के विनाश का संकेत दिया। ये किंगतांग कोई दानव देवता नहीं थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि दानव देवता का दिल उसके शरीर में क्यों दिखाई देगा। हालांकि अब इन सब बातों का कोई महत्व नहीं रह गया। उसके सामने खड़े सभी लोग दानव देवता का हृदय पाने के लिए आए थे, जो उन्हें अकल्पनीय शक्ति प्रदान करता। ऐसा लगता था कि वह आकाश को उलट सकता था। किसी को परवाह नहीं थी कि ये किंगतांग जीवित होगा या मर जाएगा। इन लोगों की नजर में वह सिर्फ दानव देवता के हृदय का पात्र थी। यह कितना हास्यास्पद था। ये किंगतांग ने अपना शरीर थोड़ा सीधा किया। उसके नंगे पैर नरम बर्फ पर पड़े, जिससे बर्फ में मौजूद खून उसके पैरों को भिगो रहा था। उसने अपना सिर झुकाया और अचानक अपनी तलवार उठा ली। तलवार की नोक खून की एक बूंद के साथ भीड़ के बीच में खड़ी एक सजी धजी महिला की ओर तान दी। ये तुम इन बेकार लोगों को अब और ऊपर भेजने की जहमत मत उठाओ। अगर तुम्हें दानव देवता का हृदय चाहिए, तो तुम्हें इसे खुद ही लेना होगा। ये किंगतांग हंस रही थी, लेकिन उसकी आंखों में मुस्कान का कोई निशान नहीं था। उस समय ये यू भी ये परिवार की प्रतिभाशाली लड़की थी। चूंकि ये किंगतांग की आत्मा की जड़ सबसे अच्छी गुणवत्ता की थी, जो बेहद दुर्लभ थी, इसलिए ये यू ने अपने हाथों से किंगतांग का पेट चीरकर आत्मा की जड़ को अपने इस्तेमाल के लिए निकाल लिया। उस दिन को 300 वर्ष हो गए थे। ये यू ने किंगतांग की आत्मा जड़ ले ली और उस जीवन को चुरा लिया जो कभी किंगतांग का था। इस प्रकार वह एक प्रसिद्ध प्रतिभा बन गई। अब वह महान साम्राज्य पैरागॉन बन चुकी थी। हालांकि ये किंगतांग को अनगिनत बाधाओं का सामना करना पड़ा और अपनी आत्मा जड़ के बिना वह अपने जीवन में कई बार लगभग मर ही गई। पैरागॉन स्तर तक पहुंचने के लिए उसे बहुत प्रयास करना पड़ा। हालांकि दानव देवता के हृदय के लिए ये यू ने उसे लिंग्यू पर्वत की चोटी पर फंसा लिया था। ये किंगतांग द्वारा पुकारे जाने पर ये यू ने भौहें चढ़ाईं। उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थीं। उसके लिए ये किंगतांग बस एक जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही चींटी थी, जिसे ये यू अपने हाथों से मारने के लायक भी नहीं थी। उसे भागने मत देना। तुम्हें मेरे लिए राक्षस देवता का हृदय पूरी तरह से खोदकर निकालना होगा। ये यू ने उसके बगल में खड़े अंगरक्षक को आदेश दिया। लिंग्यू चट्टान के आसपास के सभी लोग तुरंत ये किंगतांग के चारों ओर इकट्ठा हो गए। 10,000 लोगों की घेराबंदी ने ये किंगतांग की पूर्ण विफलता को चिन्हित किया। भले ही उसके पास कुछ महाशक्तियां थीं, उसके पीछे एक ऐसी चट्टान थी जिसका अंत तक दिखाई नहीं दे रहा था। उसके सामने 10,000 लोगों की घेराबंदी थी। हालांकि ये किंगतांग के चेहरे पर डर या विस्मय का जरा भी निशान नहीं था। उसके इस जीवन के लिए उसके पिता और दूसरे चाचा की हत्या कर दी गई। बड़े भाई यू ने उसे बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। उसकी रक्षा के लिए उसके स्वामी का जीवन छोटा कर दिया गया। ये किंगतांग ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। अपनी जिंदगी पर नजर डालते हुए उसे अनगिनत पछतावे याद आ गए। जो लोग उससे प्यार करते थे, वे पहले ही गुजर चुके थे। अब जब उसका दुश्मन उसके सामने है, तो वह ये यू को वह नहीं मिलने देगी जो वह चाहती थी। चाहे किंगतांग को खुद ही दानव देवता का हृदय नष्ट करना पड़े। जैसे ही सब लोग ये किंगतांग की ओर दौड़े, उसने अचानक अपना हाथ उठाया और अपनी धनुषाकार उंगलियों से अपनी छाती पर वार कर लिया। उसने दानव देवता के हृदय को, जिसके लिए सब तरस रहे थे, अचानक कुचल दिया। धमाका! जिस क्षण ये किंगतांग ने दिल को कुचला, लिंग्यू चट्टान से एक जोरदार विस्फोट हुआ। दानव देवता का हृदय नष्ट हो गया। आकाश और धरती के बीच आभा की धारियां दौड़ रही थीं। लिंग्यू चट्टान तूफानी हवा से घिर गई। धरती कांप उठी और पहाड़ हिलने लगे। उसी समय विशाल चट्टान पर अचानक बड़ी-बड़ी दरारें पड़ गईं। ये यू और उसके साथी लोगों ने किसी भी चीज की परवाह नहीं की, सिवाय इसके कि वे जिस रास्ते से आए थे, उससे जल्दी से भाग निकले। जब हवा का झोंका आया, धरती कांप उठी और पहाड़ हिलने लगे, तो ये किंगतांग खून से लथपथ होकर एक विशाल टूटे हुए पत्थर के साथ अंतहीन खाई में गिर पड़ा। तथापि उसी समय अचानक आकाश से एक सुनहरी रोशनी आई और गिरते हुए ये किंगतांग की ओर बढ़ी। उस क्षण समय रुक गया सा प्रतीत हुआ। गिरता हुआ विशाल पत्थर हवा में लटक गया और उस विशाल पत्थर पर एक छाया पड़ गई। वह एक अद्भुत सुंदरता वाला पुरुष था। उसके सफेद कपड़े तूफानी हवा में लहरा रहे थे। वह चुपचाप ये किंगतांग के शरीर के पास खड़ा था। उसकी छाती पर लगे घाव को देख रहा था जो उसने खुद ही चीर दिया था। उसे घाव से धीरे-धीरे गायब होती एक जानी-पहचानी आभा का आभास हो रहा था। यह पाया, उसकी मधुर और गहरी आवाज हवा में गूंज रही थी। वह आदमी धीरे से नीचे बैठा और अपनी लंबी और सुंदर उंगलियों से खून से सने घाव को धीरे से छुआ। ये किंगतांग के घाव से आभा की किरणें लगातार निकल रही थीं और धीरे-धीरे उस आदमी की हथेली में समा रही थीं, जिससे एक पारदर्शी हृदय बन रहा था। जैसे ही हृदय ठोस रूप में संघनित होने वाला था, आभा अचानक बिखर गई। पारभासी हृदय कणों में बिखर गया। ये किंगतांग के शरीर के चारों ओर बिखर गया और गायब हो गया। आदमी की गहरी आंखों में काले हरे रंग की चमक थी। अच्छा ऐसा है। अगले ही पल उस आदमी की उंगली ये किंगतांग की भौहों के बीच के हिस्से की ओर इशारा कर गई। सुनहरी रोशनी की एक किरण धीरे से उस जगह में फैल गई। ये किंगतांग के शरीर में दर्द धीरे-धीरे फैल रहा था, मानो किसी असहनीय दर्द ने उसे जकड़ लिया हो। उसने अचानक आंखें खोलीं, लेकिन अब वह लिंग्यू पर्वत की बर्फ से ढकी चोटियों पर नहीं थी। तांग तांग, तुम आखिरकार जाग गई। ये किंगतांग ने अपने कानों के पास एक थका देने वाली आवाज सुनी। ये किंगतांग ने जब आवाज सुनी तो वह चौंक गई। यह आवाज, कितने साल हो गए थे जब उसने आखिरी बार यह आवाज सुनी थी। ये किंगतांग ने सहज ही अपनी दृष्टि बदल ली और देखा कि उसके बगल में एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जिसका चेहरा थका हुआ था। पिताजी! ये किंगतांग ने आंखें चौड़ी कर लीं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने क्या देखा था। अधेड़ उम्र के आदमी ने उसे सहारा दिया जब वह उठने की कोशिश कर रही थी। ये परिवार के स्वामी ये लिंग ने अपनी बेटी को घूरते हुए चिंतित स्वर में कहा, तांग तांग, तुम्हारी आत्मा की जड़ टूटने के बाद से तुम्हारा शरीर ठीक नहीं हुआ है। तुम्हें और आराम करने की जरूरत है। जल्दी मत उठो। ये किंगतांग की आंखें चौड़ी हो गईं। वह अपने सामने की स्थिति देखकर बेहद हैरान थी। क्या हुआ? मैंने लिंग्यू पर्वत की चोटियों पर अपना ही दिल तोड़ दिया। मैं जिंदा क्यों हूं?
पिताजी, मुझे लगा था पिताजी को 300 साल पहले किसी महान बुजुर्ग ने मार डाला था। अब कैसे? ये किंगतांग के दिमाग में लगातार सवालों का सिलसिला उठ रहा था। अपने आसपास के माहौल पर नजर डालने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि वो ये परिवार के अपने कमरे में है, एक ऐसा कमरा जो कुछ 100 साल पहले बंद हो गया था। तांग तांग, तुम्हारे पिता होने के नाते मैं भविष्य में भी तुम्हारा ख्याल रखूंगा, भले ही तुम अपनी आत्मा खो चुके हो। तुम्हें दूसरों की बातों की परवाह करने की जरूरत नहीं है, बस अच्छी तरह आराम करो और जल्दी ठीक हो जाओ। ये लिंग ने ये किंगतांग के असामान्य व्यवहार पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि ये किंगतांग इतनी सदमे में है कि उस पर ध्यान ही नहीं दे रही। केवल ये किंगतांग ही जानती थी कि उस क्षण वह आंतरिक रूप से कितनी सदमे में थी। वह 300 साल पहले पुनर्जीवित होकर ये परिवार में वापस लौट आई थी। अपने पिता को सामने देखकर ये किंगतांग की आंखें भर आईं। 300 साल पहले अपने पिछले जन्म में वह कमजोर और बेकार थी। वह बस असहाय होकर अपने पिता और अपने प्रिय द्वितीय ज्येष्ठ को ये युग के दादा, ये परिवार के महान ज्येष्ठ द्वारा मारे जाते हुए देख सकती थी। हालांकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अब वापस आ गई है। ये किंगतांग थोड़ा ऊपर उठकर अपने पिता को घूरने लगी, जिनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। पिछले जन्म में इसी समय ये यू ने उसकी आत्मा की जड़ छीन ली थी। इसके अलावा महान बुजुर्ग ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने कभी सच बताया तो उसके पिता खतरे में पड़ जाएंगे। नतीजतन वह केवल ये कहकर सच्चाई छुपा सकती थी कि उसने अपनी आत्मा की जड़ खुद ही तोड़ी है। अपने पिछले जन्म में ये किंगतांग ने सोचा था कि जब तक वह अपमान सहन कर सकती है, वह अपने पिता की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएगी। हालांकि वह नहीं जानती थी कि महापुरुष ने ये परिवार की अधिकांश शक्ति पहले ही छीन ली थी और उसके पिता के भोजन में गुप्त रूप से दीर्घकालीन विष मिला दिया था। महापुरुष ने न केवल ये यू को ये किंगतांग की आत्मा की जड़ छीनने के लिए प्रोत्साहित किया, बल्कि ये लिंग को मारकर ये परिवार का आधिकारिक स्वामी भी बना दिया। वह केवल अपने पिछले जीवन में बहुत भूली होने के लिए स्वयं को दोषी मान सकती थी। तांग तांग, चूंकि तो मुड़ चुकी हो, इसलिए दवा ठंडी होने से पहले पी लो। ये लिंग ने अपनी बेटी में आए बदलावों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने प्यार से उसे वह दवा दी जो अभी भी गर्म थी। ये किंगतांग ने अपने पिता द्वारा दी गई दवा ली। दवा में अपना प्रतिबिंब देखकर वह एक पल के लिए सन्न रह गई। प्रतिबिंब में दिख रही लड़की के चेहरे पर नाजुक नैन नक्श थे, लेकिन उसके चेहरे पर जो पहले सफेद और साफ हुआ करता था, हथेली के आकार का एक लाल जन्म चिन्ह था। उसके आधे चेहरे पर फैला ये जन्म चिन्ह उसकी मूल सुंदरता को पूरी तरह से बिगाड़ रहा था, यहां तक कि उसे बेहद बदसूरत भी बना रहा था। ये किंगतांग ने कुछ 100 वर्षों से यह चेहरा नहीं देखा था। उसे याद आया कि पिछले जन्म में वह अपने जन्म चिन्ह के कारण खुद को हीन समझती थी। वह अपने बदसूरत चेहरे को ढकने के लिए दिन भर सिर्फ घूंघट ही पहन पाती थी। हालांकि काफी समय बाद उसे एहसास हुआ कि वह जन्म चिन्ह के साथ पैदा नहीं हुई थी, बल्कि यह किसी ने जानबूझकर उसके असली रूप को ढक दिया था। ये सोचकर ये किंगतांग मुस्कुराए बिना न रह सकी। उसने अपनी दवा एक ही घूंट में पी ली। जैसे ही कड़वाहट उसके गले में उतरी, उसने मन ही मन कसम खाई कि चूंकि उसे पुनर्जन्म का मौका मिला है, इसलिए उसे अपने पिछले जन्म के सारे पछतावे मिटा देने चाहिए। वह कभी भी किसी को अपने पिता या अपने आसपास के किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाने नहीं देगी। ये लिंग ने ये किंगतांग को अपनी दवा खत्म करते हुए देखकर धीरे से आह भरी। ये परिवार अब बहुत अस्थिर हो गया था। जब से दूसरे बुजुर्ग, जिन्होंने हमेशा उनका साथ दिया था, एकांतवास में चले गए, महत्वाकांक्षी महान बुजुर्ग ने पूरे ये परिवार पर कब्जा करने का मौका ढूंढ लिया। हालांकि ये लिंग अभी भी ये परिवार का स्वामी था। उसने अपनी सारी शक्ति पहले ही खो दी थी। हालांकि जब तक तांग तांग सुरक्षित और स्वस्थ थी, तब तक उन्हें राहत महसूस हुई। दवा पीने के बाद तुम्हें ज्यादा आराम करना चाहिए। ये लिंग की आंखें चिंता से भरी थीं। अपनी पत्नी के निधन के बाद से वह अपनी प्यारी बेटी को और भी ज्यादा संजोकर रखता था और उसकी देखभाल पर पूरा ध्यान देता था। ये किंगतांग ने सिर हिलाया। पिछले जन्म के 300 सालों के सारे दुख उसके अपनों की देखभाल के आगे बेमानी थे। ये लिंग से दोबारा मिलकर उसे बेहद खुशी हुई। जब ये लिंग ये किंगतांग के कमरे से बाहर निकलने वाला था, तो दरवाजे के बाहर एक नौकर की आवाज सुनाई दी। गुरुजी, डुआन परिवार के दूसरे कनिष्ठ गुरु डुआन तियानराव युवती से मिलने आए हैं। वे अभी सामने वाले हॉल में हैं। नौकर की बात सुनकर ये लिंग राहत भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। फिर उसने अपना सिर घुमाया और ये किंगतांग की ओर देखा जो अपने बिस्तर पर बैठी थी। तांग तांग, तियानराव तुम्हारा ख्याल रखता है। देखो, वह इतनी जल्दी तुमसे मिलने आया था क्योंकि उसे पता था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे राहत है कि मैं उसे भविष्य में तुम्हारी देखभाल करने दूंगा, ये लिंग ने कहा। डुआन तियानराव लिन टाउन के डुआन परिवार के दूसरे कनिष्ठ स्वामी थे। वे ये किंगतांग के मंगेतर भी थे। दोनों की सगाई बचपन में ही हो गई थी। डुआन तियानराव ये किंगतांग के 16 साल के होने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे ये किंगतांग से शादी कर सकें। जहां तक दामाद की बात है, ये लिंग उससे काफी संतुष्ट था। उसे खुशी थी कि डुआन तियानराव इतनी सुबह ये किंगतांग से मिलने आया। दुर्भाग्य से ये किंगतांग के चेहरे पर एक सामान्य लड़की जैसी शर्म का कोई निशान नहीं था। उसकी बड़ी और साफ आंखों में बस व्यंग्य था। डुआन तियानराव, वह उसे कैसे भूल सकती है? पिछले जन्म में उसकी आत्मा की जड़ टूटने की खबर फैलने के कुछ ही देर बाद डुआन तियानराव ये परिवार के पास पहुंची। हालांकि उसका मंगेतर उसे दिलासा देने के लिए वहां नहीं था, बल्कि हालात को और बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। ये किंगतांग ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में पिछले जन्म में डुआन तियानराव के ये परिवार में आने की तस्वीरें उभर आईं। ये किंगतांग दिन भर घूंघट ओढ़े रहती थी। उसके पिछले जन्म में लिन टाउन में अफवाहें फैली हुई थी कि वह बेहद बदसूरत है। यही वजह थी कि ये किंगतांग ये परिवार से बाहर निकलने से भी डरती थी। यहां तक कि जब वह ये परिवार में रहती थी, तब भी वह हर समय घूंघट ओढ़े रहती थी। यहां तक कि उसके लंबे समय से मंगेतर डुआन तियानराव ने भी पहले कभी उसका चेहरा घूंघट के नीचे नहीं देखा था। ये किंगतांग सोचती थी कि डुआन तियानराव उसके साथ ईमानदारी से पेश आता है, लेकिन जब उसकी आत्मा की जड़ टूट गई, तो डुआन तियानराव उसे दिलासा देने नहीं, बल्कि उसकी जगह किसी और औरत को चुनकर उसकी सगाई तोड़ने आया। तांग तांग, ये लिंग चिंतित था क्योंकि उसने देखा कि ये किंगतांग के भाव अजीब थे। ये किंगतांग ने स्तब्ध होकर अपनी आंखें खोली। उसने ये लिंग की चिंतित निगाहों में देखभाल और गर्मजोशी महसूस की। हाँ, उसने सोचा, उसे उन दरिंदों से परेशान होने की क्या जरूरत थी? उसे तो बस उन लोगों की रक्षा करनी चाहिए जिन्होंने इस जीवन में उसकी परवाह की। पिताजी, मैं जल्दी ही तैयार हो जाऊंगी, आप पहले जा सकते हैं। ये किंगतांग हल्के से मुस्कुराई। ये परिवार के हॉल में एक लंबा और सुंदर आदमी कुर्सी पर बैठा था। उसके बगल में एक सुंदर और सुडौल लड़की बैठी थी। डुआन लैंग, आज हम जिन मुद्दों पर बात करने वाले हैं। लड़की ने हल्की सी भौहें चढ़ाई। उसने अपनी चिंता जाहिर करते हुए होंठ सिकोड़े। लड़की के चेहरे पर इतनी प्यारी अभिव्यक्ति देखने के बाद वहां बैठे डुआन तियानराव अपने हाथ बढ़ाकर उसके सफेद हाथों को ढकने से खुद को रोक नहीं पाए। जुनेर, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। लड़की को दिलासा देते हुए डुआन तियानराव की आवाज बहुत कोमल थी। ये शोन एक अनाथ बच्ची थी जिसे ये लिंग ने बहुत छोटी उम्र में गोद ले लिया था। जब से वह बच्ची थी, तब से उसे ये परिवार ने पाला था। 16 साल बीत चुके थे और हालांकि वह एक गोद ली हुई बेटी थी, फिर भी उसे वही शिक्षा मिली जो ये परिवार की बाकी बेटियों को मिली। उसका रूप रंग ये परिवार की बाकी बेटियों से कम नहीं था। ये शोन की सुंदरता ही वह कारण थी जिसके कारण वह डुआन तियानराव का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम थी। ये शोन ने उदासी और चिंता से भरी अपनी आंखें नीची कर ली। मुझे पालने पोसने के लिए मैं ये परिवार का ऋणी हूँ। मुझे डर है कि कहीं यह मामला। डुआन तियानराव ये देखकर बहुत दुखी हुआ कि ये शोन कितनी चिंतित थी। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, जुन्नेर, तुम ये परिवार की दत्तक पुत्री हो और यह सच है कि तुम उनके प्रति कृतज्ञता की ऋणी हो। हालांकि हमारे मामले का उस कृतज्ञता से कोई लेना देना नहीं है। बस निश्चिंत रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये शोन ने सिर हिलाया।
उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान उभर आई क्योंकि उसने देखा कि डुआन तियानराव उसका कितना ख्याल रखता है। तभी ये लिंग हॉल में आया। ये शोन और डुआन तियानराव ने तुरंत एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया। डुआन तियानराव ने खड़े होकर ये लिंग का अभिवादन किया। अंकल ये पिताजी। ये शोन भी खड़ा हो गया। ये लिंग ने बस थोड़ा सा सिर हिलाया और अपने सामने डुआन तियानराव की ओर देखा। ये किंगतांग ये लिंग की इकलौती बेटी थी। जन्म से ही उसका शरीर कमजोर था। अपने जन्मचिन्ह के कारण उसे खुद पर शर्म भी आती थी। इसलिए ये लिंग की हमेशा से यही ख्वाहिश रही थी कि उसे एक ऐसा पति मिले जो उसकी बेटी का ख्याल रख सके। लिन टाउन में कुल मिलाकर 3 बड़े पारिवारिक कुल थे। ये परिवार के अलावा डुआन परिवार और सी परिवार 2 अन्य बड़े पारिवारिक कुल थे। डुआन परिवार के साथ विवाह संबंध समान सामाजिक स्थिति पर आधारित था और ये लिन को ये किंगतांग को डुआन तियानराव को सौंपने में राहत महसूस होती थी क्योंकि तियानराव हर समय किंगतांग की देखभाल करता था। तियानराव, तांग तांग अभी भी तैयार हो रही है। वो जल्द ही आ जाएगी। बस थोड़ी देर इंतजार करो। ये लिंग मुस्कुराया। डुआन तियानराव की आंखों में बेचैनी के भाव दिखाई दिए, लेकिन उनके चेहरे पर कुछ भी नहीं दिखा। उन्होंने चुपके से अपने बगल में खड़े ये शून से नजरें मिलाई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसने बगल में खड़े नौकर की तरफ इशारा किया। नौकर ने तुरंत कुछ सजे हुए डिब्बे ये लिंग के बगल वाली मेज पर रख दिए। मैंने सुना है कि तांग तांग की आत्मा की जड़ टूट गई है, जिससे वह निष्क्रिय हो गई है। इसलिए मैंने हुनिवान गोलियों सहित कुछ टॉनिक तैयार किए हैं जो तांग तांग को उसकी शक्ति वापस पाने में मदद करेंगे। ये गोलियां उपचार शक्ति के मामले में बहुत प्रभावी हैं। डुआन तियानराव ने धीरे से कहा। हुनिवान गोलियां ढूंढना मुश्किल है। मैं उन्हें ढूंढने ही वाला था, लेकिन तुम उन्हें पहले ही ले आए। मुझे ये देखकर बहुत राहत मिली कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। ये लिंग खुश हुआ। डुआन तियानराव ने विनम्रतापूर्वक कहा, एक मंगेतर से यही अपेक्षा की जाती है। तुमने अपनी मुठियां कस ली जब उसने हुनिवान गोलियां ये लिंग को भेजी जा रही देखी। हालांकि डुआन तियानराव की बात याद आने पर उसकी सारी चिंताएं दूर हो गईं और वह धीरे से मुस्कुरा दी। पिछले कुछ दिनों से तांग तांग कैसा है? डुआन तियानराव की आंखें चमक उठी। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी बात कहने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा था। ये लिंग को कुछ भी होश नहीं आया। उसने आह भरते हुए कहा, उसकी आत्मा की जड़ टूट जाने के बाद वह कैसे ठीक महसूस कर सकती है? बच्ची हमेशा बहुत विचारशील रहती है। मेरे सामने उसने कभी दर्द का कोई लक्षण नहीं दिखाया। उसे इस हालत में देखकर बहुत दुख होता है। ये लिंग ने आंखें उठाई और डुआन तियानराव से कहा, तियानराव, तुम तांग तांग के मंगेतर हो और तुम दोनों साथ साथ पले बड़े हो। अगर तुम उसके साथ ज्यादा समय बिता सको तो बहुत अच्छा होगा। मुझे यकीन है कि वह ज्यादा सहज होगी। डुआन तियानराव मुस्कुराए लेकिन सीधे जवाब नहीं दिया। ये शून, जो किनारे खड़ी थी, ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया। उसने सावधानी से डुआन तियानराव की आस्तीन खींची और जवाब में डुआन तियानराव ने उसे दिलासा देने के लिए धीरे से उसका हाथ थपथपाया। उसी समय एक दुबला पतला व्यक्ति धीरे धीरे हॉल में दाखिल हुआ और मुख्य कुर्सी पर बैठे ये लिंग का अभिवादन किया। पिता। ये किंगतांग को देखकर ये लिंग की आंखों में गहरा प्यार और देखभाल झलक रही थी। तांग तांग, तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हो। पहले बैठ जाओ। ये किंगतांग, जो घूंघट ओढ़े हुए थी, चुपचाप ये लिंग के पास बैठी रही। हालांकि उसकी नजर नीचे बैठे डुआन तियानराव की तरफ भी नहीं गई। ये लिंग ने ध्यान नहीं दिया कि ये किंगतांग डुआन तियानराव के प्रति कितना उदासीन था। उसने मुस्कुराते हुए मेज पर रखी चीजों की ओर इशारा करके ये किंगतांग को दिखाया। तांग तांग, ये सब तियानराव ने तुम्हें ठीक होने में मदद करने के लिए दिया है। वह तुम्हारे लिए हुनिवान गोलियां भी लाया है। वह सचमुच तुम्हारी परवाह करता है। ये किंगतांग ने मेज पर पहाड़ की तरह एक दूसरे के ऊपर रखे टॉनिकों की तरफ एक नजर डाली। फिर उसने नीचे बैठे डुआन तियानराव की तरफ देखा। उसकी नजर बेहद ठंडी थी। उसमें किसी भी तरह का आकर्षण या कृतज्ञता का भाव नहीं था। युवा मास्टर डुआन, आपके प्रयास के लिए धन्यवाद। ये किंगतांग ने हल्के से कहा। युवा मास्टर डुआन। बाकी तीनों एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। पहले जब ये किंगतांग डुआन तियानराव से मिलती थी तो वह उसे हमेशा भाई डुआन कहती थी। आज उसने खुद को उससे दूर क्यों कर लिया? डुआन तियानराव की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। हालांकि आज अपनी यात्रा का उद्देश्य याद करके उसने अब और चिंता नहीं की। ये लिंग ने सोचा कि ये किंगतांग बुरे मूड में थी क्योंकि उसकी आत्मा की जड़ टूट गई थी। इसलिए उसने भी इसका कारण जानने की जहमत नहीं उठाई। आधे साल में तुम 16 साल की हो जाओगी। मुझे लगता है कि हम तियानराव से तुम्हारी शादी की बात आगे बढ़ा सकते हैं। जब तुम बेहतर महसूस करोगी तो मैं डुआन परिवार के कुलगुरु से तुम्हारी शादी की बात करूंगी। क्या ये ठीक है? ये लिंग ने शुरू में ये किंगतांग की इतनी जल्दी शादी कराने का इरादा नहीं किया था, लेकिन अब जब उसकी आत्मा की जड़ टूट चुकी थी तो उसके विषयों में कोई सुधार होने की संभावना बहुत कम थी। ये परिवार पहले से ही महान बुजुर्ग के नियंत्रण में था और परिवार के कुल के स्वामी होने के बावजूद अब उसके पास ज्यादा शक्ति नहीं थी। ये किंगतांग के लिए बेहतर होगा कि वह डुआन तियानराव से जल्दी शादी कर ले। उसे ये जानकर ज्यादा राहत मिलेगी कि डुआन तियानराव उसकी देखभाल कर पाएगा। ये लिंग की बात सुनकर वहां मौजूद 3 लोगों के चेहरे अचानक बदल गए। विशेष रूप से ये जुन के लिए उसका शरीर अकड़ गया और डुआन तियानराव के चेहरे के भाव गहरे हो गए। सिर्फ ये किंगतांग ही कुर्सी पर ठीक से बैठी थी। उसकी नजर ठंडी थी और वो इतनी तेज थी कि ये शोन और डुआन तियानराव में आ रहे बदलावों को पकड़ सकती थी। अंकल, ये डुआन तियानराव अचानक आगे बढ़ा। आज मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूं। हाँ, क्या बात है? ये लिंग ने पूछा। डुआन तियानराव कुछ देर चुप रहा और बोला, तांग तांग से मिलने के अलावा मैं आज यहाँ एक और वजह से आया हूँ। वो ये कि मुझे लगता है कि तांग तांग और मेरे बीच की शादी रद्द कर देनी चाहिए। डुआन तियानराव के वाक्य समाप्त होते ही ये लिंग के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। तियानराव, तुम्हारा क्या मतलब है? डुआन तियानराव ने एक गहरी सांस ली और सब कुछ कबूल करने का फैसला किया। मैं टांग टांग के साथ पला बड़ा हूँ, इसलिए बेशक हम एक दूसरे के बहुत करीब हैं। हालांकि मैं उसे सिर्फ अपनी बहन मानता हूँ, एक जोड़े के रूप में नहीं। मैंने अपने पिता को इस बारे में बता दिया है और वे भी इस बात से सहमत हैं कि हमें ऐसी शादी के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। इसलिए मैं आज यहाँ सगाई रद्द करने आया हूँ। डुआन तियानराव ने कहा। क्या? ये लिंग ने जोर से मेज पर मुक्का मारा। उसने गुस्से से डुआन तियानराव को घूरा। तुम सगाई तोड़ना चाहते हो? जानते हो तुम क्या कह रहे हो? ये लिंग गुस्से से लाल हो गया। डुआन तियानराव और ये किंगतांग की सगाई बचपन में ही हो गई थी और लिन टाउन में हर कोई इस बारे में जानता था। अब डुआन तियानराव सगाई तोड़ना चाहता था। अगर यह खबर फैल गई तो उसकी बेटी लोगों की नजरों में मजाक बन जाएगी। डुआन तियानराव ने पहले ही अपना मन बना लिया था। उसने गुस्से में ये लिंग को घूरते हुए अपनी बात जारी रखी। अंकल, ये कुछ दिन पहले मेरे पिता ने पुष्टि की थी कि मैं डुआन परिवार के कुल का उत्तराधिकारी बनूंगा। मैं कुल का स्वामी बनूंगा और मेरी पत्नी डुआन परिवार की मालकिन होगी। डुआन तियानराव ने ये किंगतांग और उसकी घूंघट की ओर देखा। उसकी नजर में घृणा का भाव था। तांग तांग कभी भी दूसरों को अपना असली चेहरा नहीं दिखाती। इसके अलावा उसकी आत्मा की जड़ टूट चुकी है और वह अब अपनी विषयों में सुधार नहीं कर सकती। डुआन परिवार लिन टाउन के 3 महान पारिवारिक कुलों में से एक है। मालकिन को भारी जिम्मेदारियां उठाने में सक्षम होना चाहिए। तांग तांग, अब मुझे डर है इस भूमिका के लिए उपयुक्त नहीं है। डुआन तियानराव बहुत ही सुखद और तार्किक लग रहा था, लेकिन ये लिंग से कहा गया उसका हर शब्द तलवार की तरह उसके दिल में चुभ गया। डुआन तियानराव, क्या तुम्हें पता है तुमने अभी क्या कहा? तांग तांग के साथ तुम्हारी सगाई बहुत पहले पक्की हो गई थी। अब तुम उसे रद्द करना चाहते हो? ये लिंग ने फटकार लगाई। डुआन तियानराव ने भौहें सिकोड़ी और अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाई। अंकल, ये मेरी सगाई ये किंगतांग से हुई थी। हालांकि उस समय उसमें किस तरह की आत्मा थी और अब किस तरह की है? अंकल, ये आप सच में चाहते हैं कि मैं एक ऐसी औरत से शादी करूं जिसकी न तो कोई आत्मा है और न ही कोई रूप रंग? ये लिंग गुस्से से कांप उठा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि डुआन तियानराव इस तरह का इंसान होगा। ये लिंग का गुस्सा देखकर भी डुआन तियानराव का मन नहीं बदला।
उसने मुड़कर ये किंगतांग की तरफ देखा, जो अब तक चुप रही। तांग तांग, मुझे लगता है कि मैंने पहले तुम्हारे साथ काफी अच्छा व्यवहार किया था। अब तुम्हें मेरे नजरिए से सोचना चाहिए। हालांकि शहर के दूसरे लोग तुम्हें बेहद बदसूरत कहते थे, मैंने तब सगाई तोड़ने की मांग नहीं की थी। लेकिन अब जब तुम्हारी आत्मा की जड़ टूट चुकी है, तो क्या तुम अब भी मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहती हो? मैं डुआन परिवार को ये कैसे समझाऊं? अगर मेरी पत्नी बदसूरत है तो मैं इसे बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मैं डुआन परिवार के लिए एक बेकार मालकिन नहीं ला सकता। डुआन तियानराव के मुंह से निकला हर शब्द चोट पहुंचाने वाला था। शुरू से आखिर तक उसने सिर्फ ये किंगतांग की आत्मा की जड़ को महत्व दिया। जब ये किंगतांग के पास सर्वोच्च श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ थी, तो वह उसकी कुरूपता को सहन कर सकता था। लेकिन अब जब उसकी आध्यात्मिक जड़ नष्ट हो चुकी थी, तो उसे स्वीकार करने की क्या जरूरत थी? ये लिंग गुस्से से उठ खड़ा हुआ और दहाड़ा, डुआन तियानराव, चुप रहो। मैं अंधा था कि तुम्हारे और तांग तांग के बीच सगाई होने दी। मुझे कभी पता ही नहीं चला कि तुम इतने घिनौने इंसान हो। अंकल, ये आप भी अपने कुल के स्वामी हैं। मैंने जो कहा उसमें क्या कोई गलती है? डुआन तियानराव ने आखिरकार अपना भेष पूरी तरह उतार दिया। उसे ये शुन से बहुत पहले ही पता चल गया था कि महान बुजुर्ग ही शक्तिशाली हैं और ये लिंग परिवार के कुल का सिर्फ नामात्र का स्वामी है। ये लिंग क्रोध से कांप उठा। ये शुन, जो एक तरफ खड़ी थी, आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसने जल्दी से उसे चिंता भरे भाव से छुपा लिया। पिताजी, कृपया क्रोधित न हो। गुस्सा मत करो, मैं कैसे नाराज नहीं हो सकता? ये लिंग ने सवाल किया। ये शुन ने लंबे और मजबूत डुआन तियानराव को धीरे से देखा और कहा, युवा मास्टर डुआन के अपने कारण है। अगले पारिवारिक स्वामी के रूप में उन्हें परिवार की प्रतिष्ठा का ध्यान रखना होगा। पिताजी, मुझे आशा है कि आप समझेंगे। तांग तांग अभी भी जवान है, भविष्य में उसे एक अच्छा पति मिल जाएगा। तुमने अभी क्या कहा? ये लिंग अपनी दत्तक बेटी को अविश्वसनीय नजरों से घूर रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह डुआन तियानराव के लिए आवाज उठाएगी। ये शुन ने गुस्से में ये लिंग को घूरा और फिर ये किंगतांग की ओर देखा, जो अभी तक कुछ भी नहीं बोली थी। उसने डुआन तियानराव द्वारा दी गई हुनियान गोलियां निकाली और उन्हें ये किंगतांग को सौंप दिया। तांग तांग, युवा मास्टर डुआन तुम्हारा ख्याल रखते हैं। वे तुम्हें ठीक करने के लिए हुनियान गोलियां भी लाए हैं। ये शुन ने कहा और उसकी आंखों में ठंडक चमक उठी। उसे पूरा यकीन था कि ये किंगतांग डुआन तियानराव से प्यार करती है और वह शादी को रद्द करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होगी। ये किंगतांग हुनियान गोलियां स्वीकार नहीं करेगी। वह शायद डुआन तियानराव से सगाई बनाए रखने की भीख भी मांगेगी। अंततः हुनियान गोलियां ये शुन के हाथों में वापस आ जाएंगी। यद्यपि ये शुन की ऐसी मान्यताएं थी, फिर भी उसने ये किंगतांग को प्यार से मनाने का नाटक किया। ये किंगतांग ने ये शुन को ठंडी निगाहों से देखा, उसकी बनावटी चिंता को देखते हुए। वह मन ही मन ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। ये किंगतांग ये शुन की हरकतों को समझ गई थी और उसके मन के भाव पढ़ सकती थी। अपने पिछले जन्म में ये किंगतांग बिल्कुल वैसी ही इंसान थी जैसा ये शुन समझती थी। जब उसे पता चला कि डुआन तियानराव उसकी सगाई तोड़ना चाहता है, तो उसने न सिर्फ डुआन तियानराव द्वारा दिए गए टॉनिक और हुनियान गोलियों को ठुकरा दिया, बल्कि उसे विनती भी की कि वह उसे छोड़कर न जाए, अपनी गरिमा और गौरव को त्याग दे। उसे ये परिवार और ये लिंग की प्रतिष्ठा की कोई परवाह नहीं थी और उसने खुद को एक निम्न स्थिति में डाल दिया था। ये लिंग को बहुत गुस्से में खून की उल्टी भी आ गई थी। हालांकि इस बार अचानक ये किंगतांग के होठों पर मुस्कान आ गई। जैसे ही ये शुन को अपने विश्लेषण पर पूरा भरोसा हुआ, ये किंगतांग ने अपना हाथ बढ़ाया और हुनियान गोलियां थाम ली। तो मैं युवा मास्टर डुआन को उनकी दयालुता के लिए धन्यवाद दूंगी। फिर उसने हुनियान गोलियों को अपने अंतरिक्ष वलय में रख दिया, जो एक आयामी भंडारण वस्तु थी। पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हुई। जब ये लिंग अभी भी क्रोधित था, ये किंगतांग ने अचानक पहली बार बात की। पिताजी, मुझे लगता है कि युवा मास्टर डुआन की बात भी सही है। हॉल में मौजूद तीनों लोग ये किंगतांग की बातों से अचंभित रह गए। डुआन तियानराव हैरानी से ये किंगतांग को देखता रहा। उसने सोचा था कि जिस पल वह सगाई तोड़ने की बात कहेगा, ये किंगतांग जरूर रोएगी और गिड़गिड़ाएगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसे शब्द कहेगी। ये लिंग भी हक्का बक्का रह गया। उसने अपनी बेटी को बड़ी चिंता से देखा। उसे डर था कि कहीं वह इस खबर से बहुत परेशान तो नहीं हो गई। तांग तांग, क्या तुमने क्या कहा? ये किंगतांग कुर्सी पर बैठ गया और तीनों आश्चर्यचकित लोगों को घूरने लगा। उसने धीरे से कहा, एक लड़की होने के नाते मैं समझती हूँ कि मेरी सगाई रद्द होना शर्मनाक है। हालांकि चूंकि युवा स्वामी डुआन परिवार के स्वामी के उत्तराधिकारी हैं, इसलिए यह स्वाभाविक है कि उन्हें अपने परिवार की प्रतिष्ठा पर ध्यान देना चाहिए। मैं डुआन परिवार की मालकिन बनने के योग्य नहीं हूँ। ये किंगतांग रुका और आगे बोला, पिताजी, इस बारे में फिर से सोचिए। मैं हमेशा से कमजोर रहा हूँ। जब मेरे पास आत्मिक जड़ थी, तो मेरी क्षमताएं ऊंची मानी जाती थीं। कोई भी मुझे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। हालांकि अब मैंने अपनी आत्मिक जड़ खो दी है। अगर मैं अब भी डुआन परिवार से शादी करने का अनुरोध करता हूँ, तो इससे उनका पूरा परिवार संतुष्ट हो जाएगा। अब मुझ में अपनी रक्षा करने की क्षमता नहीं है। मुझे दूसरों के मजाक का पात्र बनने के लिए क्यों जाना पड़ता है? हालांकि युवा गुरु डुआन के शब्द सुनने में अच्छे नहीं थे, फिर भी उन्होंने मेरे भले के लिए ही ये कहे थे। ये किंगतांग बहुत शांत लग रही थी। उसकी कोई भी बात गुस्से में नहीं कही गई थी। ऐसा लग रहा था कि डुआन तियानराव ने जो भी समझाया था, उसे वह सचमुच मान रही थी। ये लिंग दंग रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि ये किंगतांग ऐसा कहेगी। पहले जब ये किंगतांग की आत्मा की जड़ अभी निकली थी, तो डुआन परिवार ही सगाई के लिए आया था। अब तांग की आत्मा की जड़ टूटते ही उन्होंने दावा किया कि उसकी बेटी बेहद बदसूरत है। ऐसा लग रहा था मानो ये परिवार ही डुआन परिवार पर सगाई थोप रहा था। ये किंगतांग की बात सुनकर डुआन तियानराव मुस्कुराया। उसे खुशी हुई कि उसने स्थिति को समझा। ये शुन को भी खुशी हुई कि ये किंगतांग जानती थी कि सही फैसला क्या होगा। ये लिंग का चेहरा अभी भी धुंधला था। डुआन तियानराव बोलता रहा जबकि ये लिंग काफी देर तक चुप रहा। ये दुर्लभ है कि तांग तांग इतनी समझदार है। अंकल, ये कुछ दिनों बाद लिन टाउन के सबसे बड़े परिवार स्वर्गीय दाव की पूजा करने के लिए एकत्रित होंगे। मैं डुआन परिवार का उत्तराधिकारी हूँ, इसलिए मेरे मंगेतर को मेरे साथ स्वर्ग चरखा घुमाने जाना होगा। केवल 5वें या उससे ऊपर की योग्यता वाला व्यक्ति ही उस चक्र को घुमा सकता है। क्या आपको लगता है कि तांग तांग की वर्तमान योग्यता उसके लिए उस चक्र को घुमाने के लिए पर्याप्त होगी? डुआन तियानराव ने कहा। अगर वह ऐसा नहीं कर सकती, तो डुआन परिवार की प्रतिष्ठा सबके सामने खराब हो जाएगी। बाहर निकलो अभी। मेज को जोर से पटकते हुए ये लिंग ने डुआन तियानराव पर चिल्लाया और मुख्य द्वार की ओर इशारा किया। बहुत हो गया। वह इस कमीने को अपनी बेटी का अपमान करने की इजाजत नहीं देगा। वह डुआन परिवार को अपनी बेटी को इस तरह अपमानित करने की अनुमति नहीं देंगे। डुआन तियानराव ने भुहें चढ़ाई, लेकिन ये लिंग को कितना क्रोधित देखकर चुप रहने का फैसला किया। चाचा, ये आपको खुद ही इस मामले का हल निकालना चाहिए। आप सहमत हो या न हो, मैं कुछ दिनों बाद जब हम स्वर्गीय दाव की पूजा करेंगे, तो सबके सामने सगाई तोड़ दूंगा। मैं अब चलता हूँ। डुआन तियानराव ने बेवजह हाथ हिलाया और मुड़ गया। अपनी सारी चीजें वापस ले जाओ। हमारे ये परिवार को ऐसी बकवास की जरूरत नहीं है, ये लिंग ने कहा। डुआन तियानराव का मुंह फड़क उठा। उसने अपने नौकरों को सब कुछ बाहर लाने का इशारा किया और हॉल से बाहर चला गया। ये शुन ने तुरंत ये लिंग से कहा, पिताजी, हम अपने शिष्टाचार नहीं भूल सकते। मैं जाकर युवा गुरु डुआन को विदा कर दूंगा। ये झुन ने ये लिंग के जवाब का इंतजार किए बिना डुआन तियानराव को पकड़ लिया। ये शुन के अनुचित आतिथ्य को देखकर ये लिंग ने ये किंगतांग की ओर देखा, जो क्रोध से चुप रही। क्या ये शुन स्थिति को समझती है? डुआन तियानराव ने आज तुम्हें बहुत अपमानित किया, फिर भी वह उसे भेजना चाहती है, डुआन तियानराव ने कहा। ये किंगतांग ये शुन की हरकतों से बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी और इसके बजाय उसने अपना संतरा छीलने पर ध्यान केंद्रित किया। पिताजी, अगर वह उसे भेजना चाहती है, तो उसे जाने दीजिए। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे ये शुन स्थिति को ना समझ सके।
ये तो मजाक होगा। लिन टाउन में ये शोन से ज्यादा होशियार इंसान मिलना मुश्किल था। ये लिंग को इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये शोन और डुआन तियानराओ बहुत पहले से गुप्त रूप से साथ थे। संभवतः ये शोन ने ही डुआन तियानराओ को ये किंगतांग की आत्मा की जड़ टूटने की खबर दी थी। अगर नहीं तो वह इतनी जल्दी सगाई तोड़ने कैसे आ गया। हालांकि ये शोन एक दत्तक पुत्री थी, फिर भी वह परिस्थितियों को भांपने में बहुत कुशल थी। उसे ये परिवार की दत्तक पुत्री होने का दर्जा कभी पसंद नहीं आया। हालांकि परिवार ने उसके साथ कभी कोई अन्याय नहीं किया था। निश्चित रूप से ये शोन ही थी जिसने डुआन तियानराओ को क्विंटांग की टूटी हुई आत्मा की जड़ के बारे में बताया था। उसके पिछले जीवन में डुआन तियानराओ द्वारा सगाई रद्द करने के कुछ समय बाद उसने घोषणा की कि वह आशीर्वाद दिवस के लिए एकत्र हुए लिन टाउन के सबसे बड़े परिवारों के सामने ये शोन से शादी करने जा रहा है। वह वहां मौजूद थी और लिन टाउन में हर कोई उस रद्द हुई सगाई पर चर्चा करने लगा। नतीजतन ये किंगतांग पर बहुत दबाव पड़ा और वह डुआन तियानराओ को अपना मन बदलने के लिए मनाने गई। हालांकि उसने डुआन तियानराओ और ये शोन के बीच हुई खुशखबरी को अपनी आंखों से देखा। फिर वह खुद सबके उपहास का निशाना बन गई। ये शोन बहुत चालाक और सतर्क थी। ये किंगतांग के पिछले जन्म में ये शोन डुआन परिवार की मालकिन बनी थी और उसने महापुरुष का समर्थन किया था। अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके वह आने वाले दिनों में ये यू की दाहिनी हाथ बन गई। ये किंगतांग को संदेह था कि ये लिंग के भोजन में पुराना जहर ये झुंड ने गुप्त रूप से रखा था। आखिरकार ये शोन हमेशा खुद को बहुत अच्छी तरह छुपाती थी। ये किंगतांग को उस पर तब तक जरा भी शक नहीं हुआ जब तक ये शोन और डुआन तियानराओ के रिश्ते का पता नहीं चला। ये लिंग ने ये शोन को अपने प्रिय बच्चों में से एक माना और हर समय उसकी अच्छी देखभाल की। जिस दिन उसकी आत्मा की जड़ चुराई गई थी उस दिन ये किंगतांग को महान बुजुर्ग और ये यू एक ऐसी जगह ले गए जहां आसपास कोई नहीं था और वहीं ये घटना घटी। इन सबका श्रेय ये शोन को दिया जा सकता है जो ये किंगतांग के साथ अपनी मुलाकात पूरी नहीं कर पाई थी। अब जब उसने फिर से विवरण पर विचार किया तो ये क्विंटांग को एहसास हुआ कि ये शोन सिर्फ एक जहरीला सांप था, एक घृणित गद्दार जिसे महान बुजुर्ग ने उसके पास रखा था। तांग तांग, मुझे अफसोस है कि तुम्हें एक के बाद एक इन मुश्किल हालातों से गुजरना पड़ा। मुझे उस समय डुआन परिवार की सगाई पर राजी नहीं होना चाहिए था। ये लिंग ने गहरी सांस ली। लेकिन कम से कम अब तुम्हें उस स्वर्ग चरखा को घुमाने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। ये लिंग को यह भी चिंता थी कि ये किंगतांग अपनी मौजूदा ताकत से शायद पहिया घुमा नहीं पाएगी। अब सगाई टूट जाने के बाद ये परिवार ये किंगतांग को नहीं भेजेगा ताकि लोग उसका मजाक न उड़ाएं। स्वर्ग चरखा घुमाए। ये किंगतांग ने अपनी भौहें उठाई। डुआन तियानराओ को इतना यकीन कैसे था कि वो पहिया नहीं घुमा सकती। ऐसा लग रहा था कि अब उसे स्वर्गीय दाव की पूजा करने जाना होगा। आत्मा की जड़ के बिना सबसे बुरा क्या हो सकता था। उसे डुआन तियानराओ और लिन टाउन के सभी लोगों को यह दिखाने की जरूरत थी कि वह सचमुच अक्षम है या नहीं। ये किंगतांग ने अपने विचार एक तरफ रख दिए। उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया। जब तक पिताजी यहाँ हैं मैं शोक नहीं मनाऊंगी। जब तक ये लिंग सुरक्षित था उसे डुआन तियानराओ की भी उतनी परवाह नहीं थी। अरे पगली, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। आखिरकार तुम्हें किसी से शादी तो करनी ही होगी। ये लिंग ने प्यार से ये किंगतांग के बालों को छुआ। उसकी सेहत पिछले कुछ सालों में बिगड़ती जा रही थी। अगर उसकी वजह से ऐसा न होता तो महापुरुष ये परिवार पर कभी नियंत्रण नहीं रख पाते। ये लिंग को अंदाजा नहीं था कि उसकी मौत कब होगी। उसे सबसे ज्यादा चिंता ये किंगतांग की सुरक्षा की थी। दूसरी ओर ये किंगतांग को ये लिंग की चिंता के बारे में पता था। अपने पिछले जन्म में वह डुआन तियानराओ को लेकर इतनी उदास थी कि उसे ये लिंग की असामान्यता का जरा भी अंदाजा नहीं था। जब महान बुजुर्ग ने हत्यारों को ये लिंग को मारने और दूसरे बुजुर्ग को जो अभी अभी एकांतवास से लौटे थे फंसाने के लिए कहा, तभी ये किंगतांग को एहसास हुआ कि ये परिवार वह नहीं था जिसकी उसे याद थी। ये यू ने अपनी सर्वोच्च श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ को छीन लिया और चाओ संप्रदाय और युनशाओ संप्रदाय के संप्रदाय गुरुओं द्वारा उसका चयन किया गया। उसे संप्रदाय गुरुओं के अधीन प्रत्यक्ष शिष्या के रूप में स्वीकार किया गया। महापुरुष अब ये यू को युनशाओ संप्रदाय में भेज रहे थे, इसलिए महापुरुष के लौटने में अभी कुछ समय था। ये किंगतांग को इस समयावधि में अपनी तैयारियां पूरी करनी होंगी। असली लड़ाई तब शुरू होगी जब महान बुजुर्ग वापस लौटेंगे। ये किंगतांग ने अनुमान लगाया कि महान बुजुर्ग आधे महीने में लौट आएंगे। लगभग उसी समय दूसरे बुजुर्ग जो हमेशा ये लिंग का साथ देते थे और ये किंगतांग की देखभाल करते थे अपना एकांतवास पूरा करेंगे। दूसरा बड़ा ये परिवार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। महान बड़ा उसके सामने ये लिंग और ये किंगतांग को मारने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ये किंगतांग के पिछले जन्म में महान बुजुर्ग ने ये लिंग को चुपके से मार डाला था और दूसरे बुजुर्ग को फंसाकर प्रभावी रूप से दूसरे बुजुर्ग को भी खत्म कर दिया था। इसके बाद ये किंगतांग ने ये परिवार के अपने दो सबसे बड़े समर्थकों को खो दिया। अगर वह जल्दी से भाग न जाती तो लिन टाउन में महान बुजुर्ग उसे भी मार डालते। पिछले जन्म में उसके सारे दुख महान बुजुर्ग के लौटने के बाद हुए थे। इस बार ये किंगतांग ऐसा दोबारा नहीं होने देगी। चाहे वह उसके पिता हो या उसके दूसरे चाचा, वह उन दोनों की रक्षा करती थी। वह अपने पिछले जीवन की शत्रुता को महान बुजुर्ग को 100 गुना लौटा देगी। ये किंगतांग का दिल इस बिंदु तक भारी था। पिताजी, क्या आप किसी से मुझे कुछ जड़ी बूटियां खरीदने में मदद करने के लिए कह सकते हैं? ये किंगतांग ने अचानक पूछा। बिल्कुल, तुम्हें क्या चाहिए बस लिख लो, मैं किसी को कह दूंगी कि जाकर ले आए। यह उम्मीद करते हुए कि डुआन तियानराओ के साथ जो हुआ उससे वह ज्यादा उदास नहीं होगी, ये लिंग ने ये किंगतांग की हर जरूरत पूरी करने की कोशिश की। ये किंगतांग ने सिर हिलाया और फिर ये लिंग को जड़ी बूटियों की एक लंबी सूची लिखी। ये किंगतांग को सबसे पहले ये लिंग के शरीर में मौजूद पुराने जहर की पहचान का पता लगाना था। ये लिंग की असली ताकत महान बुजुर्ग के बराबर या शायद उससे भी ज्यादा थी। महान बुजुर्ग द्वारा हर दिन दिया जाने वाला जहर ही ये लिंग की सेहत बिगाड़ रहा था और उसकी ताकत कम हो रही थी। यदि ऐसा न होता तो महान बुजुर्ग पिछले जन्म में ये लिंग की सफलतापूर्वक हत्या नहीं कर पाते। उसके पिता अपनी मूल शक्ति तभी प्राप्त कर पाएंगे जब बचा हुआ जहर ठीक हो जाएगा। अगर उसके पिता की शक्ति वापस आ भी गई तो महान वृद्ध चाहे तो भी उसके पिता से नहीं लड़ पाएंगे। अपने पिछले जन्म में हालांकि ये किंगतांग ने अपनी आत्मा की जड़ खो दी थी, फिर भी वह पूरी तरह से उदास नहीं थी। उसने निर्माण, व्यूह रचना, अमृत और हर उस चीज का अध्ययन और अभ्यास किया जो उसे और अधिक शक्तिशाली बनने में मदद कर सकती थी। उसने प्राचीन औषधियों के नुस्खे याद कर लिए थे और वह चाहती तो कोई भी आत्मा की गोली बना सकती थी। उसे अपने पिता के शरीर से जहर निकालने के लिए अधिकतम 10 दिन ही लगे। ये लिंग ने एक नौकर से जड़ी बूटियां खरीदकर जल्द से जल्द ये परिवार के पास पहुंचाने को कहा। जब ये किंगतांग ने सभी जड़ी बूटियां खरीद ली तो वह तुरंत अपने कमरे में लौट आई और दवा तैयार की। ये लिंग पहले तो चिंतित था कि क्या ये किंगतांग डुआन तियानराओ द्वारा पहुंचाए गए भावनात्मक आघात से उबर पाएगी। हालांकि अपनी बेटी को जड़ी बूटियों के साथ खुद को बंद देखकर ये लिंग थोड़ा उलझन में पड़ गया। छोटी लड़की को जड़ी बूटियों में कब से रुचि हो गई, उसे इसका एहसास कैसे नहीं हुआ। ये लिंग बहुत उलझन में था। हालांकि ये किंगतांग ने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी। ये किंगतांग जड़ी बूटियों से बहुत परिचित थी और उन्हें वर्गीकृत करने में भी बेहद कुशल थी। जो लोग उनकी प्रतिभा से अनजान थे वे शायद यही सोचते कि ये किंगतांग का वेश धारण करने वाली कोई कुशल चिकित्सक है। जब वह लगभग पूरी हो गई तो उसने अपने माथे पर जमे पसीने की बूंदें पोंछी। जब उसने आंखें उठाई तो बगल में लगे कांसे के आईने में अपनी नाजुक लेकिन त्रुटिपूर्ण परछाई देखी। उसने अनजाने में अपना हाथ उठाया और अपने चेहरे पर बड़े लाल जन्म चिन्ह को छुआ। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने ढेर से कुछ जड़ी बूटियां ली, उन्हें मिलाया और एक कटोरी काली जड़ी बूटी का सूप बनाया। सूप से आती तीखी गंध देखकर उसकी भौहें तन गईं। उसके चेहरे पर जन्म चिन्ह बहुत लंबे समय से था। पिछले जन्म में उसे शुरू में लगा था कि वह इस जन्म चिन्ह के साथ पैदा हुई है, लेकिन बहुत बाद में उसे पता चला कि यह एक खास जहर के कारण हुआ था।
किंतांग के शरीर में जहर किसी के स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं डालता, लेकिन उसकी शक्ल बिगाड़ देता। चूंकि महान बुजुर्ग ने परिवार के कुल के स्वामी ये लिंग को भी जहर देने की हिम्मत की थी, इसलिए जाहिर था कि वह उसे भी नहीं जाने देंगे। बहुत मुमकिन है कि महान बुजुर्ग ने उसे बचपन में जहर पिलाया हो। ये किंतांग को इस बात का ध्यान नहीं आता अगर उसने अपने पिछले जीवन में कई वर्षों बाद चिकित्सा का अध्ययन नहीं किया होता। अब उसके हाथों में हर्बल सूप उस जहर का मारक था। अपने पिछले जन्म में ये किंतांग अपने जन्म चिन्ह के कारण खुद पर बहुत शर्मिंदा थी और दूसरों के सामने अपना चेहरा दिखाने को तैयार नहीं थी। अब हालांकि उसे अपने रूप रंग की कोई परवाह नहीं थी, फिर भी वह नहीं चाहती थी कि वह अजीबोगरीब जहर उसके शरीर में रहे। ये किंतांग ने एक गहरी सांस ली और बदबूदार हर्बल सूप का पूरा कटोरा अपने मुंह में उड़े लिया। सूप की अत्यधिक कड़वाहट का स्वाद चखकर वह लगभग रो पड़ी। मैं इसे जीवन में फिर कभी नहीं पीऊंगी। ये किंतांग ने भौहें सिकोड़ी और अपने मुंह पर सूप के अवशेष पोंछे। हर्बल सूप पीते ही ये किंतांग को अपने चेहरे के उस हिस्से पर चुभन भरा दर्द महसूस हुआ जहां जन्म चिन्ह था। वह तुरंत कांसे के शीशे के सामने गई और अपने चेहरे पर आए बदलावों को देखा। बड़ा लाल जन्म चिन्ह धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने गायब हो गया और उसकी त्वचा पूरी तरह सफेद दिखाई देने लगी। जन्म चिन्ह के बिना ये किंतांग का रूप रंग पूरी तरह बदल गया। उसके गोरे चेहरे पर उसके नाजुक चेहरे के भाव और भी आकर्षक लगने लगे और आईने में दिखने वाली बदसूरत औरत एक अद्भुत सुंदरता में बदल गई। ये देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये किंतांग ने अपने चेहरे के उस हिस्से को छुआ जो अभी ठीक हुआ था और मुस्कुराई, जिससे उसकी अविश्वसनीय सुंदरता झलक रही थी। ये किंतांग ने कुछ देर तक अपने प्रतिबिंब को निहारा और फिर सामान समेटा। दिन भर की थकान मिटाने के लिए उसने खुद को नहाने की बाल्टी में डुबो लिया। ठंडे पानी ने धीरे धीरे उसकी त्वचा को भिगो दिया। उसे ऐसा लगा जैसे नहाने की ताजगी भरी ठंडक ने उसे फिर से जन्म दे दिया हो। जैसे ही वह शांत हुई, उसे अपने पिछले जीवन में घटित सभी बातें याद आई, लेकिन उसे केवल उस क्षण तक की याद थी जब उसने लिंगी पर्वत पर अपना दिल कुचला था। ये किंतांग अभी भी यह पता नहीं लगा सकी कि वह मर क्यों नहीं गई। अपने पिछले जन्म में ये किंतांग को बहुत बाद तक यह पता नहीं चला कि उसके अंदर का हृदय दानव देवता का हृदय है। उसे बस इतना लगता था कि उसका हृदय दूसरों से अलग है और कभी-कभी उसमें से किसी प्रकार की भयावह आभा निकलती है। ये किंतांग का उस समय सत्ता से कोई संपर्क नहीं था। उसने उसे दबाने की कोशिश की, लेकिन लोग फिर भी उसे एक दुष्ट राक्षस ही मानते थे। दानव देवता के हृदय, हर कोई तुम्हारे लिए तरस रहा है। अगर तुम सचमुच उतने ही शक्तिशाली हो जितना वे तुम्हें बताते हैं, तो मुझे अपनी शक्ति उधार दो। ये किंतांग ने अपना सिर बाल्टी के किनारे पर टिका दिया। उसकी आंखें पानी की भाप की एक परत से ढकी हुई थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में ठंडक देखी जा सकती थी। जब तक वह अपना बदला ले सकती थी और अपने सभी दुश्मनों को नरक में भेज सकती थी, तब तक उसे अपना मानव रूप त्याग कर राक्षस बनने में कोई आपत्ति नहीं होगी। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, उसका स्थिर धड़कता हुआ दिल अचानक धड़क उठा। दैत्य देवता के हृदय से एक गहरा कोहरा निकला और उसके शरीर में भर गया। एक तेज दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया और उसके पेट के निचले हिस्से तक पहुंच गया। जब उसकी आत्मा की जड़ को खोदा गया तो वह स्थान बर्फ की तरह ठंडा था, जहां आत्मा की जड़ को संग्रहित किया जाता था, और ये किंतांग किसी और की तुलना में इस खालीपन से अधिक परिचित थी। पर अब इस खालीपन की जगह धीरे धीरे एक और शक्ति ने ले ली। वो गर्म और गीला एहसास बिल्कुल वैसा ही था जैसा तब महसूस होता था जब आत्मा की जड़ अभी भी उसके शरीर के अंदर थी। ये किंतांग ने अविश्वास से आंखें चौड़ी कर ली। उसके शरीर के अंदर एक छोटी सी आत्मा की जड़ फिर से धीरे धीरे बढ़ रही थी। हालांकि उस आध्यात्मिक जड़ का आकार उस सर्वोच्च श्रेणी की जड़ से तुलना नहीं कर सकता था जो उसके पास हुआ करती थी, फिर भी एक नई आध्यात्मिक जड़ के उगने से ये किंतांग बेहद उत्साहित हो गई। अपने पिछले अनुभवों से वह जानती थी कि आध्यात्मिक जड़ के बिना साधना करना कितना कठिन है। ये किंतांग ने अपने पिछले जीवन में 300 साल बिताए ताकि वह यीशु के साथ बराबरी कर सके और अपनी आत्मा की जड़ को बहाल करने के तरीके खोजने की कोशिश कर सके, लेकिन उसके सभी प्रयास व्यर्थ गए। केवल भगवान ही जान सकते हैं कि ये किंतांग के लिए ये कितना मूल्यवान था कि उसके अंदर फिर से छोटी आत्मा की जड़ उगाई। ये तुम्हें मेरे बदले का इंतजार रहेगा। ये किंतांग ने धीरे से उसके पेट के निचले हिस्से को छुआ। उसकी आंखें बदले की आग से जगमगा रही थीं। लगभग उसी समय जब ये किंतांग की आत्मा की जड़ पुनः स्थापित हुई, पुरातन महल में पैरागॉन सीट पर बैठे एक व्यक्ति ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक काली हरी रोशनी चमक उठी। महाराज म्यूसू जो महल के नीचे खड़ा था, उसने उस आदमी के अचानक व्यवहार को देखा और आगे आया। सुंदर आदमी ने अपनी आंखें उठाई और महल के बाहर अंतहीन अंधेरे में देखा और उसकी आंखें चमक उठी। अब लिन टाउन के लिए रवाना हो जाओ। म्यूसू दंग रह गया। महाराज क्या ये राक्षस देवता का हृदय प्रकट हो गया है? आदमी ने कहा। इतने लंबे समय के बाद उसे फिर से परिचित आभा का एहसास हुआ। दानव देवता का हृदय अंततः पुनः प्रकट हुआ। वह अपनी सारी चीजें वापस ले लेगा। अगली सुबह ये किंतांग उठी और पूरी तरह जोश से भरी हुई थी। अपनी आत्मा जड़ वापस पाकर वह बेहद अच्छे मूड में थी। अगर वह आत्मा जड़ का ध्यान रखेगी तो वह भविष्य में ये यू से लड़ सकेगी। ये किंतांग को अब अपने बदले के बारे में ज्यादा भरोसा हो गया था क्योंकि उसकी आत्मा की जड़ वापस आ गई थी। उसकी योजना भी उसी के अनुसार बदल दी गई थी। उसे महान बुजुर्ग से निपटना था, लेकिन वह यह नहीं भूली कि उसका असली दुश्मन ये यू था। लेकिन अब जब ये यू को संप्रदाय के गुरु द्वारा यूनिक्सियाओ संप्रदाय के शिष्य के रूप में चुना गया था, तो ये किंतांग को भी ये यू से लड़ने के योग्य होने के लिए संप्रदाय में प्रवेश करने की आवश्यकता थी। ये किंतांग के दिमाग में एक योजना थी। उसने अपना घूंघट ओढ़ा और बाहर चली गई। यद्यपि उसने अपनी सुंदरता पुनः प्राप्त कर ली थी, फिर भी उसने दूसरों को इसके बारे में इतनी जल्दी बताने की योजना नहीं बनाई थी। ये किंतांग को अपने कमरे से जाते देख ये लिंग चिंतित होकर उसकी ओर बढ़ा। उसे राहत मिली जब उसे लगा कि उसकी बेटी पर विवाह विच्छेद का कोई खास असर नहीं पड़ा है। ये किंतांग ने अपने पिता को देखा और उनकी ओर मुड़ी। पिता। ये लिंग ने हल्के से सिर हिलाया। उसकी आंखें सहानुभूति से भरी थीं। पिताजी, क्या आप सी परिवार के तीसरे युवा गुरु सी बाई के बारे में जानते हैं? ये किंतांग ने अचानक पूछा। सी बाई। ये लिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। सी परिवार लिन कस्बे के सबसे बड़े कुलों में से एक था। डुआन परिवार के विपरीत सी परिवार के ये परिवार के साथ हमेशा अच्छे संबंध नहीं रहे। सी बाई की मां प्रसव पीड़ा के दौरान मर गई और पता चला कि उन्हें गुप्त रूप से जहर दिया गया था। सी परिवार को शक था कि ये परिवार ने ही उन्हें जहर दिया था। यदि पिछले कुछ वर्षों से डुआन परिवार की मदद के लिए धन्यवाद न दिया जाता, तो दोनों परिवारों के बीच नाराजगी के कारण ये परिवार सी परिवार के साथ लड़ाई में होता। फिर भी दोनों परिवारों के बीच अभी भी अच्छे संबंध नहीं थे। ये किंतांग ने जिस सी बाई का जिक्र किया, वह सी परिवार का तीसरा युवा गुरु था। वह सी परिवार के मुखिया का पेड़ पोता था। सी बाई प्रतिभाशाली था और उसकी आत्मा की जड़ ये किंतांग के सर्वोच्च स्तर की जड़ के बराबर थी। वह लिन नगर का सर्वोच्च प्रतिभाशाली व्यक्ति था। हालांकि सी बाई भी अपनी मां के विष से प्रभावित था, जिसके कारण जन्म से ही उसका शरीर कमजोर था। कुछ विशेषज्ञ चिकित्सकों ने कहा था कि सी बाई 18 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगी। इसलिए सी परिवार ने अपने तीसरे युवा गुरु, जो सी परिवार का सबसे अनमोल सदस्य था, की उम्र बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। ये लिंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये किंतांग ने सी बाई का जिक्र क्यों किया, इसलिए उसने कहा, सी बाई की हालत हाल ही में ज्यादा स्थिर नहीं रही है। मैंने सुना है कि सी परिवार ने मास्टर फिजिशियन जू को भी बुलाया था, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। मास्टर फिजिशियन जू लिन टाउन के एक प्रसिद्ध मास्टर फिजिशियन थे। अनगिनत लोगों ने उनसे मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने शायद ही कभी उनकी मदद की। किसी व्यक्ति को बचाना उनकी इच्छाशक्ति पर निर्भर करता था। यह स्पष्ट था कि सी परिवार ने मास्टर फिजिशियन जू को आमंत्रित करने के लिए बहुत प्रयास किया था। ये किंतांग ने सिर हिलाया मानो कुछ सोच रहा हो और कहा, पिताजी, मुझे बाहर जाकर कुछ खरीदना है, मैं पहले निकलूंगा। ये लिंग ने भ्रम के साथ ये किंतांग को देखा। क्या हुआ? ये किंतांग अकेले बाहर क्यों जाना चाहती थी? क्या यह एक सपना था?
यह सर्वविदित था कि ये किंगतांग अपने जन्मचिन्ह के कारण बाहर जाने को तैयार नहीं थी। अगर वह घर से बाहर भी निकलती तो लोगों से बचने के लिए पालकी में बैठी रहती। आज कैसे ये किंगतांग अचानक बदल गया? ये लिंग को लगा कि उसकी बेटी की आत्मा की जड़ टूट जाने के बाद वह एक अलग इंसान बन गई है। अब वह बिल्कुल अलग थी। तो फिर बाहर सावधान रहना। ये लिंग ये किंगतांग की सुरक्षा को लेकर चिंतित था, लेकिन उसकी नई नई आजादी देखकर उसे चिंता से ज्यादा राहत मिली। ये किंगतांग के ये परिवार को छोड़ने के बाद वह धीरे धीरे सी परिवार की ओर चली गई। ये किंगतांग ने अपने पिछले जन्म में सी परिवार के तीसरे युवा गुरु के बारे में सुना था। वह वाकई एक अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। सी परिवार ने उनकी आयु बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन वे केवल 25 वर्ष ही जीवित रह पाए। सी बाई बेहद प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित थे और ये यू ने भी उन्हें अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि अंततः सी बाई का निधन हो गया और ये यू ने ये परिवार के साथ साथ पूरे सी परिवार को भी समाप्त करने का जोखिम उठाया। ऐसी ही स्थितियों को रोकने के लिए ये किंगतांग सी बाई के जीवन का विस्तार करने जा रहा था। हालांकि वह सिर्फ मदद की पेशकश करने वाली एक दयालु इंसान नहीं थी। वह सी परिवार के साथ एक ऐसा समझौता करना चाहती थी जिससे वह संप्रदाय में शामिल हो सके। जो कोई भी संप्रदाय का सदस्य नहीं था वह चींटी के समान कमजोर था। स्वर्ग के मार्ग पर कदम रखने और संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद ही कोई व्यक्ति वास्तव में शक्तिशाली माना जा सकता था। तभी वह उच्च स्तरीय कौशल सीख सकता था और अपनी आध्यात्मिक जड़ों का विकास कर सकता था। संप्रदाय में शामिल हुए बिना कोई भी व्यक्ति चाहे कितनी भी प्रतिभा क्यों न रखता हो, पैरागॉन स्तर तक कभी नहीं पहुंच सकता था। संप्रदाय के व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। एक बार जब कोई व्यक्ति संप्रदाय में प्रवेश कर जाता था तो वह सामान्य लोगों से बिल्कुल अलग हो जाता था। किसी भी आंतरिक संप्रदाय के शिष्य के पास दुनिया के एक हिस्से पर प्रभुत्व स्थापित करने की शक्ति थी। इस प्रकार संप्रदाय में प्रवेश पाना अत्यंत कठिन था। केवल ये परिवार जैसे महानतम कुलों या यहाँ तक कि राजपरिवार का सदस्य होना भी योग्यता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं था। संप्रदाय में प्रवेश पाने की योग्यता प्राप्त करने की अपेक्षा आकाश में उड़ना सीखना अधिक आसान था। ये यू को संप्रदाय ने मान्यता दे दी और ये किंगतांग से छीनी गई सर्वोच्च श्रेणी की आत्मा जड़ की बदौलत वह संप्रदाय में प्रवेश करने में सक्षम हो गई। वहां से ये यू ने संप्रदाय में लाखों कौशल सीखे और पैरागॉन स्तर तक पहुंची। इसके विपरीत ये किंगतांग ने अपने पिछले जन्म में अपने प्रशिक्षण में बहुत मेहनत की थी और अंततः पैरागॉन स्तर तक पहुंची थी, लेकिन उसकी क्षमताएं अभी भी ये यू की तुलना में पूरी तरह से अतुलनीय थी। हालांकि अब जब उसे दूसरा मौका दिया गया है, ये किंगतांग ने अपनी नजरें उठाई और सी परिवार के दरवाजे की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। सी परिवार लोगों को संप्रदाय से परिचित कराने में सक्षम था। अगर वह इस अवसर का लाभ उठाकर संप्रदाय में प्रवेश कर पाती तो वह ये यू को हराने के एक कदम और करीब पहुंच जाती। ये किंगतांग को यही सबसे ज्यादा चाहिए था। ये यू से बदला लेने की दिशा में ये पहला कदम था। सी परिवार के नौकरों ने ये किंगतांग को देखते ही रास्ता रोक लिया। ये किंगतांग ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। उसने मुस्कुराते हुए वह पहला वाक्य बोला जो इस जीवन में उसकी किस्मत बदलने वाला था। अपने मालिक से कहो, मेरे पास तुम्हारे तीसरे युवा मालिक को बचाने का एक तरीका है। मास्टर सी ने भौहें चढ़ाई और हॉल में खड़े उस खूबसूरत युवक को घूरने लगे। उनकी आंखें चिंता से भरी थीं। उस युवक का चेहरा इतना पीला देखकर उनका दिल टूट गया। फिर उन्होंने मास्टर फिजिशियन जू से पूछा, जो उस युवक की नब्ज देख रहे थे। मास्टर फिजिशियन जू, मेरे तीसरे पोते का स्वास्थ्य। मास्टर फिजिशियन जू 50 साल से ज्यादा उम्र के थे और उनकी कुशलता दुनिया भर में मशहूर थी। फिर भी उन्होंने सिर हिलाया। तीसरे युवा मास्टर सी में जहर तब आया था जब वह गर्भ में थे। जहर उनके अंदर गहराई तक समाया हुआ है और उसे निकालना नामुमकिन है। मास्टर सी का चेहरा चादर की तरह सफेद हो गया। उनका दिल घाटी की तलहटी में उतर गया। इस बीच सी बाई अपनी कुर्सी पर बैठ गया और शांति से अपनी आस्तीन ठीक करने लगा। उसके बेपरवाह व्यवहार से ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं कि उसे कब तक जीना है। बल्कि उसने अपने दादाजी को दिलासा देने की कोशिश की। दादाजी, मैं ठीक हूँ, आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने पोते का पीला चेहरा देखकर मास्टर सी को ऐसा लगा जैसे उनके दिल में कोई चाकू भोंक रहा हो। उन्हें गहरा आक्रोश हुआ। ठीक है, तुम कैसे ठीक हो सकते हो? अगर ये परिवार ने तुम्हारी मां को गर्भवती होने पर जहर देने के लिए किसी को रिश्वत न दी होती तो वह मरती नहीं और तुम्हें बर्फ के जहर से पीड़ित नहीं होना पड़ता। दादाजी, ये साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि ये परिवार ने मेरी मां को जहर दिया था। सी बाई ने धीरे से आह भरी। मास्टर सी ने व्यंग्य किया। सबूत? अगर सबूत होते तो मैं पूरे ये परिवार का कब का सफाया कर देता। मैं उनके बैगाम व्यवहार को कैसे बर्दाश्त कर पाता? सी बाई चुप रही। उसी समय सी परिवार का एक नौकर दौड़कर अंदर आया और उसने वे शब्द दोहराए जो ये किंगतांग ने बाहर कहे थे। उसके पास मेरे तीसरे पोते को बचाने का कोई उपाय है? मास्टर सी ने गुस्से में मजाक उड़ाया। ये परिवार और भी ज्यादा अहंकारी होता जा रहा है। मैंने उन्हें जरा भी परेशान नहीं किया और अब वे मेरे पास आने की हिम्मत कर रहे हैं। अच्छा, उसे अंदर आने दो। अगर वह मेरे तीसरे पोते को नहीं बचा सकती तो मैं अपनी नाराजगी दूर करने के लिए ये परिवार की युवा महिला का इस्तेमाल करूंगा। सी बाई ने भौहें चढ़ाई क्योंकि वह जानता था कि उसके दादाजी ये परिवार के प्रति कितने नाराज थे। दादाजी, ये परिवार की युवा महिला अभी भी बहुत छोटी है, सी बाई ने कहा। पोते, तुम्हें इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है क्या करना है, मास्टर सी ने गहरी आवाज में जवाब दिया। सी बाई ने आह भरी क्योंकि वह अपने दादाजी को मना नहीं पाया था। उसने हॉल के प्रवेश द्वार की ओर ऐसे देखा जैसे वह कुछ सोच रहा हो। जल्द ही सी परिवार का एक नौकर घूंघट वाली एक युवती को हॉल में ले गया। जब सी बाई की नजर उस युवती पर पड़ी तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने ये परिवार की युवती के बारे में पहले भी अफवाह सुनी थी। अफवाह में कहा गया था कि वह कमजोर, बदसूरत है और हमेशा घूंघट में रहती है। आज उसे समझ आया कि वह अफवाह गलत थी। वह महिला बहुत जवान और शांत थी। हालांकि उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, फिर भी उसकी आंखें चमकदार और साफ थीं। सी बाई को यकीन नहीं हुआ कि इतनी चमकदार आंखों वाली महिला इतनी बदसूरत हो सकती है। उसे यकीन नहीं हुआ कि इतनी शांत महिला इतनी कमजोर भी हो सकती है। ये किंगतांग, जो अभी अभी हॉल में दाखिल हुई थी, ने सी बाई को देख लिया। उसने अनजाने में अपनी आंखें उठाईं और उसकी चमकदार आंखों ने उस खूबसूरत युवक को घूरा। जब दोनों की नजरें मिलीं तो सी बाई के चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान आ गई। उसने ये किंगतांग की तरफ सिर हिलाया। ये किंगतांग ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। अगर उसे ठीक से याद है तो सी बाई को जिस बर्फ के जहर से तकलीफ हुई और उसकी मां की मौत हुई, उसे हमेशा ये परिवार की करतूत माना जाता था। फिर भी यह व्यक्ति उसे देखकर क्यों मुस्कुरा रहा था? वास्तव में सी परिवार का अनुमान गलत नहीं था। सी बाई की मां को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया जहर दरअसल ये परिवार का ही काम था। हालांकि इसका ये लिंग से कोई लेना देना नहीं था। दरअसल यह पूरी योजना ये परिवार के बड़े बुजुर्ग ने गुप्त रूप से रची थी। ये किंगतांग को यह बात तब पता चली जब वह अपने पिछले जीवन में भाग रही थी। अपने पिछले जीवन को शामिल करते हुए यह पहली बार था जब उसने सी बाई को देखा, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह एक सुंदर और प्रतिभाशाली युवक था जिसका सुंदर चेहरा असामान्य रूप से पीला था। उससे दूर होकर बीच में बैठे सख्त दिखने वाले बूढ़े आदमी की ओर देखते हुए उसने अभिवादन किया। दादाजी सी परिवार के मुखिया ने उपहास किया। उसके सामने वाली लड़की चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, यह परिवार के प्रति उसकी नफरत कभी नहीं मिट सकती। मैं तुम्हारा दादा नहीं हूं, मुझे किसी भी तरह से संबोधित मत करो। तो बताओ, ये किंगतांग, तुमने कहा था कि तुम मेरे तीसरे पोते को बचा सकते हो। हाँ मास्टर सी, उसने हल्की सी हंसी के साथ उत्तर दिया, जबकि उसकी शत्रुता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उसकी नाराजगी के पीछे का कारण समझती थी। एल्डो मास्टर का पारिवारिक नाम ये भी वही था। उसके दुबले पतले शरीर को तिरस्कार से देखते हुए मास्टर सी गरजे, ये किंगतांग, मुझे परवाह नहीं कि तुम ये परिवार की युवती हो या नहीं।
क्या तुम्हें पता है कि आज सी परिवार के दरवाजे पर बकवास करने की तुम्हारी हिम्मत का क्या नतीजा निकलेगा? ये किंगतांग को अपने प्रति उसकी शत्रुता का स्पष्ट आभास हो गया था। फिर भी उसने इसे नजरअंदाज किया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चूंकि मैंने आने की हिम्मत की है, इसका मतलब स्वाभाविक रूप से यह है कि मैं आश्वस्त हूं। क्या यह आपकी मनमानी नहीं है कि आप यह दावा करें कि मैं बकवास कर रही हूं, जबकि आपने सुना ही नहीं कि मैं क्या कहने वाली हूं? मनमाना। मास्टर सी ने उपहास किया। सी परिवार ने मेरे तीसरे पोते के इलाज के लिए दुनिया भर के प्रसिद्ध चिकित्सकों की तलाश की है। तुम इस साल सिर्फ 15 साल के हो और मैंने ये परिवार के किसी भी चिकित्सा कौशल के बारे में कभी नहीं सुना, तो तुम्हें इस तरह बोलने का आत्मविश्वास कहां से मिला? हालांकि मास्टर सी ने ये किंगतांग को अंदर आने की इजाजत दे दी थी, लेकिन उन्हें कभी यकीन ही नहीं हुआ था कि वो सी बाई को सचमुच बचा पाएगी। वो बस अपना गुस्सा निकालना चाहता था, और अगर वो ये किंगतांग को मार भी ना पाए, तो भी उसे ये परिवार को इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। दादाजी, चूंकि यंग लेडी ये खुद यहाँ आई है, मुझे लगता है कि वो पूरी तरह तैयार है। जब आपने उन्हें अंदर आने दिया है, तो उन्हें कोशिश करने क्यों नहीं देते? सी बाई, जो अब तक एक तरफ खड़ी थी, अचानक बोली, ये किंगतांग की मदद के लिए ऐसा किया गया था। मास्टर सी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उनका पोता ये किंगतांग के पक्ष में आवाज उठाएगा। देखते ही देखते उनका चेहरा काला पड़ गया और भौहें सिकुड़ गईं। ये किंगतांग ने मास्टर सी को मनाने के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी, फिर भी तीसरे युवा मास्टर ने उसे कुछ कहने से पहले ही मुश्किल से बाहर निकाल लिया। इस अप्रत्याशित स्थिति ने ये किंगतांग को थोड़ा उलझन में डाल दिया, और वह अपनी आंखों में मुस्कान लिए उस खूबसूरत युवक को देखने से खुद को रोक नहीं पाई। सी बाई वास्तव में काफी दयालु थी। सी बाई ने केवल ये किंगतांग को विनम्रतापूर्वक मुस्कुराकर जवाब दिया। वह नहीं चाहता था कि उसके दादा एक अपरिपक्व युवती पर क्रोधित हों। बकवास। मास्टर सी स्पष्ट रूप से असहमत थे। सी बाई हल्की सी हंसी। जैसे ही वह कुछ कहने ही वाला था, ये किंगतांग ने जवाब दिया, मैं पहले से ही सी परिवार के क्षेत्र में हूं। अगर मैं कोई गलती करता हूं, तो मास्टर सी मुझसे कभी भी पूछताछ कर सकते हैं। अगर मेरे कोई छिपे हुए इरादे भी हों, तो भी मैं मजाक में अपनी जान नहीं लूंगा, है ना? किंगतांग की बात सुनकर मास्टर सी की भौहें थोड़ी तन गईं। अगर आज ये परिवार का कोई और व्यक्ति आता, तो वे उसे घसीटकर ले जाने के लिए लोगों को बुलाते। लेकिन ये किंगतांग, ये परिवार की युवती और मास्टर ये की इकलौती संतान थी। इस प्रकार वह ये परिवार की अगली उत्तराधिकारी थी। एक क्षण की चुप्पी के बाद मास्टर सी ने अंततः कहा, मैं तुम्हें आज प्रयास करने की अनुमति दे सकता हूं। हालांकि उसकी निगाहें तेज हो गईं। यदि आप मौखिक रूप से हमें मेरे तीसरे पोते को बचाने का तरीका नहीं समझा सकते, तो इस दरवाजे से बाहर निकलने के बारे में सोचना भी मत। सी बाई के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। जैसे ही वह अपने दादा को मनाने वाला था, ये किंगतांग बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया। ठीक है। मास्टर सी ने उपहास किया और मास्टर फिजिशियन जू की ओर मुड़े। मास्टर फिजिशियन जू, अच्छा हुआ कि आप आज यहाँ हैं। कृपया बाद में किनारे से देख लीजिएगा। अगर किसी ने मेरे तीसरे पोते को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो। मास्टर फिजिशियन जू ने जवाब दिया, चिंता मत कीजिए मास्टर सी, मैं ध्यान से देखूंगा। तभी मास्टर सी ने संतोष से सिर हिलाया। फिर उन्होंने मुड़कर ये किंगतांग को ऐसी पैनी नजर से देखा मानो उनकी आंखों में दो तेज धारें छिपी हों। ये किंगतांग, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अब मुझे मेरे तीसरे पोते को बचाने का तरीका बताओ। ये किंगतांग ने मास्टर सी की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर अगर तुम गलत कहोगी तो तुम मर जाओगे वाला भाव था। वह जानती थी कि सी बाई मास्टर सी का लाडला पोता है, फिर भी उसने मास्टर सी से इस हद तक सतर्क रहने की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि उन्होंने मास्टर फिजिशियन जू को उसके पास ध्यान देने का आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने उसे सी बाई की नब्ज टटोलने का मौका भी नहीं दिया और चाहते थे कि वह सीधे जवाब दे। दबंग होने के मामले में यह बूढ़ा दादा निस्संदेह पहले स्थान पर था। क्या मैं तीसरे युवा मास्टर की नब्ज नहीं पकड़ सकता? ये किंगतांग ने स्थिति का जायजा लेने के लिए पूछा। मास्टर सी ने ऐसे उपहास किया जैसे यह कोई वास्तविक बात हो। जाहिर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो आप कहें। बिना किसी चिंता या झुंझलाहट के उन्होंने किसी से कलम और स्याही लाने को कहा और मौके पर ही दवा का पर्चा लिख दिया। ये देखकर मास्टर फिजिशियन जू ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। उन्हें भी समझ आ गया कि मास्टर सी ये किंगतांग को एक कोने में धकेल रहे थे। इस युवती को सी बाई की हालत देखने का मौका दिए बिना वह इलाज कैसे कर सकती थी? सी बाई थोड़ा उलझन में दिखी। दूसरी ओर मास्टर सी के चेहरे पर बर्फ जैसा ठंडा भाव था, जब वह इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही वह लिखना खत्म करे, लोग उसे ले जाएं। फिर वह उस पर अपना गुस्सा निकाल सके। ज्यादा समय खर्च किए बिना ये किंगतांग ने दो लंबे नुस्खे लिखे और उन्हें सीधे मास्टर सी को प्रस्तुत किया। मास्टर सी ने एक नजर भी नहीं डाली और ठंडी हंसी हंस पड़े। ये किंगतांग, तुमने मेरे तीसरे पोते की हालत भी नहीं देखी, फिर भी इतनी दृढ़ता से दवा लिखने की हिम्मत की। मुझे लगता है कि तुम यहाँ किसी की जान बचाने नहीं, बल्कि किसी की जान लेने आए हो। ये किंगतांग मास्टर सी की तरफ देख रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि हंसे या रोए। पहले तो उन्होंने सी बाई की नब्ज भी नहीं देखी, और अब वो ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने बिना सोचे समझे कोई दवा लिख दी। वह जानती थी कि ये परिवार के प्रति सी की नफरत को देखते हुए मास्टर सी जरूर उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर देंगे। हालांकि चूंकि मास्टर फिजिशियन जू आज यहाँ है, तो क्यों ना मास्टर सी उन्हें निष्कर्ष निकालने से पहले दवा के नुस्खे पर एक नजर डालने दें। ये किंगतांग मुस्कुराई, उसकी आंखें आत्मविश्वास से भरी थीं। मैं तुम्हें मृत्युशैया पर संघर्ष करने दूंगा, मास्टर सी ने उपहास किया। मैं बस ये देखना चाहता हूं कि तुम कब तक इतने जिद्दी रह सकते हो और अपनी गलती स्वीकार नहीं कर सकते। फिर उसने अपनी नजरें हटाए बिना ही दवा का पर्चा मास्टर फिजिशियन जू को दे दिया। ये किंगतांग ने सहजता से कंधे उचका दिए। मास्टर फिजिशियन जू ने दवा का नुस्खा बहुत ध्यान से पढ़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसके चेहरे पर पहले जैसी चिंता धीरे धीरे सदमे में बदल गई। यह नुस्खा, मास्टर फिजिशियन जू अचानक चिल्लाया। ये देखकर मास्टर सी ने मेज पर जोर से हाथ मारा और उठ खड़े हुए। ये किंगतांग की ओर उंगली उठाकर चिल्लाए, ये किंगतांग, और क्या कहना है तुम्हें? शोरगुल सुनकर हॉल के बाहर खड़े नौकर हॉल में घुस गए और अपनी आस्तीनें चढ़ाकर ये किंगतांग को नीचे ले जाने के लिए तैयार हो गए। छोड़ो दादाजी, सी बाई अचानक उठ खड़ा हुआ और ये किंगतांग के पास गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये किंगतांग इतनी कम उम्र में उसका इलाज कर पाएगी। सी बाई, हट जाओ। मास्टर सी का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। सी बाई ने हल्की सी भौहें चढ़ाई। ये किंगतांग की ओर देखते हुए उसने धीरे से बुदबुदाया, लेडी ये, मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। फिर उसने ये किंगतांग को वहां से ले जाने की कोशिश की। फिर भी ये किंगतांग बिना हिले डुले स्थिर खड़ी रही। एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसने उसकी ओर मुड़कर अपना सिर हिलाया। सी बाई की आंखें हैरानी से भर गईं। उसे नहीं पता था कि ये परिवार की युवती इतनी जिद्दी थी। ये परिवार के प्रति उसके दादा की नफरत को देखते हुए मुमकिन था कि वो ये किंगतांग को काट डाले। अगर वो अभी नहीं गई तो शायद फिर कभी नहीं जा पाएगी। जैसी की उम्मीद थी, जैसे ही सी बाई ने इस तथ्य के बारे में सोचा, मास्टर सी ने जोर से आदेश दिया, ये किंगतांग को ले जाओ। शोरगुल सुनकर हॉल के बाहर खड़े नौकर हॉल में घुस गए और अपनी आस्तीनें चढ़ाकर ये किंगतांग को नीचे ले जाने के लिए तैयार हो गए। तथापि रुको, एक गलतफहमी। विस्मय की स्थिति से उबरकर मास्टर फिजिशियन जू ने ये किंगतांग के सामने की ओर तेजी से दौड़ लगाई और जैसे ही उसने मास्टर सी को लोगों को उसे ले जाने का आदेश देते देखा, उसने अपने कांपते हाथों से उसे ढक लिया। उसने अपने हाथों में दवा का पर्चा उठाया और घबराई हुई आंखों से मास्टर सी को देखा। मास्टर फिजिशियन जू, आप क्या कर रहे हैं? मास्टर सी ने उस आदमी को उलझन से देखा जो अचानक दृश्य को बाधित करने के लिए आगे आया था। मास्टर फिजिशियन जू चिंता से रोने ही वाले थे। मास्टर सी, लेडी ये को चोट मत पहुंचाइए, उसे चोट मत पहुंचाइए। क्यों नहीं? उसका नुस्खा साफ तौर पर मेरे तीसरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहता है। यह नुस्खा असली है, यह सचमुच तीसरे युवा मालिक की जान बचा सकता है, उसने जल्दी से कहा। मास्टर सी ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। तुमने क्या कहा?
गुरु चिकित्सक जू ने गहरी सांस ली। अपनी भावनाओं को शांत करने के बाद उन्होंने कहा, पहले मैंने गुरु से कहा था कि तीसरे युवा गुरु के शरीर से विष निकालना लगभग असंभव है। इस दुनिया में विरासत में मिले बर्फ के विष को पूरी तरह से दूर करने वाला एकमात्र नुस्खा केवल प्राचीन चिकित्सा पुस्तक में ही पाया जा सकता है। हालांकि यह पुस्तक बहुत समय से गायब है और मेरे गुरु को इस पुस्तक के केवल कुछ पृष्ठों के अंश ही मिल पाए थे। कुछ समय पहले मैंने देखा कि लेडी ये द्वारा लिखे गए दो नुस्खे वास्तव में तीसरे युवा गुरु के शरीर के विष को खत्म करने के लिए है। लंबे समय तक दवा लेने से विष को प्रभावी ढंग से हटाया जा सकता है। हालांकि मैं ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि वह दीर्घायु हो पाएगा, फिर भी 30 साल तक जीना निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है। मास्टर फिजिशियन जो बेहद उत्साहित थे, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे एक 15 साल की लड़की से प्राचीन चिकित्सा पुस्तक का नुस्खा देखेंगे। ईश्वर जानता है कि दुनिया के सभी चिकित्सकों के लिए ये किताब कितनी अनमोल थी। कितने ही लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी इसे ढूंढने में लगा दी, फिर भी उन्हें इसका एक अंश भी नहीं मिला। लेकिन आज एक छोटी बच्ची की लिखावट में उसे यह किताब दिखाई दे रही थी। इस बिंदु पर मास्टर फिजिशियन जू ने ये किंतांग को अद्वितीय उत्साह के साथ देखा। मास्टर सी एकदम दंग रह गए। मास्टर फिजिशियन जू का सी परिवार के साथ गहरा रिश्ता था और वे बेहद कुशल भी थे। स्वाभाविक रूप से मास्टर सी उनकी हर बात पर विश्वास कर लेते थे। फिर मास्टर सी की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। सी बाई, जो एक तरफ खड़ा था, एक पल के लिए ठिठक गया। उसने आश्चर्य से ये किंतांग को देखा, जिसके चेहरे पर शांति थी। ये किंतांग ने उन्हें एक हल्की सी मुस्कान दी और आगे बढ़कर मास्टर सी का सामना किया। क्या मास्टर सी अब मुझ पर भरोसा कर सकते हैं? मास्टर सी की भौहें थोड़ी सी कुड़ गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ हुआ उस पर क्या प्रतिक्रिया दें। उसने शुरू में सोचा था कि ये किंतांग यहाँ मौत की तलाश में है, लेकिन कौन जानता था वह वास्तव में विष को ठीक करने के लिए जीवन रक्षक दवा लिखने में सक्षम थी। लेडी ये के लिए चाय लाओ, मास्टर सी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अपने स्वामी के आदेश में बदलाव देखकर जो सेवक पहले हॉल में थे, वे तुरंत उदास होकर चले गए। एक युवा पुरुष सेवक जो समझ गया था कि क्या हो रहा है, ने जल्दी से ये किंतांग को एक कप चाय परोसी। बैठ जाओ, मास्टर सी ने ये किंतांग की ओर देखते हुए कहा। हालांकि उनका लहजा अभी भी सख्त था, लेकिन उनके शब्द काफी कम कठोर थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह पहले ये परिवार से कितनी नफरत करता था। यह निर्विवाद था कि ये किंतांग का नुस्खा वास्तव में सी बाई की जान बचा सकता था। ये किंतांग ने चाय का प्याला लिया। मास्टर सी के रवैये में आई बदलाव को पहचानते हुए वह बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। प्राचीन चिकित्सा ग्रंथ सचमुच बहुत समय पहले खो गया था। हालांकि 300 साल बाद ये किंतांग के पिछले जन्म में वह पुस्तक मिल गई। ये किंतांग ने पूरी पुस्तक को उलट पलट कर देखा था और अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी की बदौलत वो पुस्तक की हर बात को स्पष्ट रूप से याद कर पाई थी। हालांकि सी बाई के शरीर में मौजूद बर्फ के जहर को आज के चिकित्सक एक लाइलाज बीमारी मानते थे, लेकिन 300 साल बाद यह कोई बड़ी बात नहीं रही। सी बाई भी निश्चिंत हो गया। अपने दादाजी के चेहरे के भाव बदलते देखकर वह चुपचाप हंसा और अपनी सीट पर वापस आ गया। हॉल का माहौल बहुत अजीब था, मानो उन्होंने घटनाओं के इस अचानक बदलाव के साथ तालमेल नहीं बिठाया था। मास्टर सी चुपचाप चाय की कुछ घूंटे लेते हुए जवाब की तलाश में गहरी नजरों से ये किंतांग को घूर रहे थे। आप मेरे तीसरे पोते को क्यों बचाना चाहते हैं? उसने कुछ देर बाद पूछा। आग और पानी की तरह सी परिवार को ये परिवार से गहरी नफरत है और वे कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। ये परिवार की युवती होने के नाते आप हम सी परिवार की मदद क्यों करना चाहती हैं? उसने सवाल किया। हालांकि उसे नुस्खों की प्रामाणिकता पर विश्वास था, लेकिन वह ये किंतांग की सी परिवार की मदद करने की इच्छा के पीछे का कारण नहीं समझ पाया। ये किंतांग ने उत्तर दिया, ये परिवार अब पहले जैसा ये परिवार नहीं रहा। मास्टर सी ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। मास्टर सी को पता होना चाहिए कि मेरे पिता की सेहत हाल के वर्षों में बिगड़ती जा रही है। ये परिवार के महापुरुष जो लंबे समय से परिवार के कुलगुरु का पद चाहते थे, ने इसे मेरे पिता की सत्ता हथियाने के अवसर के रूप में देखा। अब मेरे पिता ये परिवार को नियंत्रित नहीं करते और ये निवास के अधिकांश लोग महापुरुष के पक्ष में हैं। महापुरुष की महत्वाकांक्षा को देखते हुए मेरे पिता और मैं दोनों ही उनके लिए कांटे बन गए हैं और वे हमसे छुटकारा पाने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे। ये किंतांग ने बिना किसी हड़बड़ी के कहा। मास्टर सी को अपनी सतर्कता कम करने के लिए उन्हें सच बोलना होगा, वरना सी परिवार की ये परिवार के प्रति नफरत के चलते वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगी। ये परिवार के महान बुजुर्ग शब्द सुनते ही मास्टर सी की भौहें तन गईं। मास्टर सी को शक था कि यही महान बुजुर्ग सी बाई की मां को जहर देने के पीछे का दोषी है। परिवार के कुलगुरु और उसके उत्तराधिकारी की हत्या की साजिश रचना परिवार के कुल में एक बड़ा अपराध है। अगर ये परिवार का महान बुजुर्ग आपको नुकसान पहुंचाना भी चाहे तो उसे भी सावधानी से काम लेना होगा। अगर यह खबर फैल गई तो वो परिवार का कुलगुरु नहीं बन पाएगा, मास्टर सी ने कहा, क्योंकि उसे ये किंतांग की बातों पर आसानी से विश्वास नहीं हुआ। ये किंतांग ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर वह वास्तव में हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है तो यह आसान होगा, है ना? वह एक क्षण रुकी और बोली, ये परिवार की एक लड़की और महान बुजुर्ग की जैविक पोती को कुछ दिन पहले यूनजियाओ संप्रदाय में एक अपवाद के रूप में स्वीकार कर लिया गया था, जब यूनजियाओ संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने उस पर मोहित हो गए थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपने इसके बारे में सुना है? मास्टर सी यूनशाओ संप्रदाय सुनकर चौंक गए। यूनशाओ संप्रदाय एक विशाल शक्तिशाली संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध था, जिसके शिष्य इतने कुशल थे कि कोई भी शिष्य शाही दरबार को उलटने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। मैंने इसके बारे में कुछ सुना है। ये किंतांग ने हंसते हुए कहा, तो क्या मास्टर सी को पता है कि यूनजियाओ संप्रदाय ने उस पर क्यों मोहित हो गया? मास्टर सी एक पल के लिए चुप रहे। मैंने सुना है कि ये यू में सर्वोच्च श्रेणी की आत्मा की जड़ है। ये यू के यूनशाओ संप्रदाय द्वारा चुने जाने की खबर लिन नगर में लंबे समय से फैल रही थी। इससे भी ज्यादा ये परिवार के महान बुजुर्ग ने ही ये यू के सर्वोच्च श्रेणी की आत्मिक मोल की खबर फैलाई थी। वह अचानक जोर से हंसी, जिसमें व्यंग्य की एक अवर्णनीय झलक थी। वह आत्मा की जड़ असल में मेरी ही थी। मास्टर सी एक पल के लिए अचंभित रह गए। वह आत्मा जड़ ये किंतांग की थी। उसने अपनी कमीज थोड़ी ऊपर उठाई, जिससे उसका पेट दिखाई देने लगा। हालांकि वह सिर्फ 2 उंगलियों के बराबर था, फिर भी उसकी गोरी त्वचा पर एक भयानक निशान साफ दिखाई दे रहा था। ये तुम ही थे जिन्होंने खुद मेरा पेट चीरा, मेरी आत्मा की जड़ निकाली और उसे अपने शरीर में डाल दिया। ये सब महान बुजुर्ग का इरादा था। अपनी पोती को सर्वोच्च श्रेणी की आत्मा की जड़ दिलाने के लिए उन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाने में जरा भी संकोच नहीं किया। फिर परिवार के कुलगुरु का पद छीनने के लिए उन्होंने मुझ जैसी बाधा को क्यों छोड़ा? उसने उदासीनता से अपनी कमीज नीचे कर दी और शांति से बोली, मानो उसने खुद उस सारे दुख का अनुभव न किया हो। इस दृश्य ने हॉल में मौजूद सभी लोगों को पूरी तरह से चौंका दिया। स्पिरिट रूट खोदने के लिए पेट को काटना, कैसी क्रूरता! हर शक्तिशाली व्यक्ति की सुरक्षित रहने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता का मूल, साथ ही उसकी ऊर्जा का स्रोत आध्यात्मिक जड़ ही थी। किसी दूसरे की आध्यात्मिक जड़ को खोदकर अपने लिए इस्तेमाल करना न केवल घृणित था, बल्कि सबसे दुष्ट व्यक्ति के लिए भी निषिद्ध था। किसने सोचा होगा कि ये परिवार में वास्तव में ऐसा कृत्य हुआ होगा? मास्टर सी ने गहरी सांस ली। इस पल उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि ये किंतांग सी परिवार के पास इसलिए आई थी ताकि उसके और उसके पिता के लिए कोई रास्ता निकाल सके। ये देखते हुए कि अब महान बुजुर्ग का ये परिवार पर पूर्ण नियंत्रण था, ऐसा लग रहा था कि आने वाले दिनों में पिता और बेटी दोनों खतरे में होंगे। चमकती और साफ आंखों से उसने मास्टर सी की ओर देखा और आगे कहा, ये दो नुस्खे तीसरे युवा मास्टर को उनकी मुश्किलों से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं और यह मेरी ईमानदारी का प्रमाण है। मैं न सिर्फ उन्हें दर्द से मुक्ति दिला सकती हूँ, बल्कि उन्हें सामान्य लोगों की तरह स्वस्थ भी बना सकती हूँ और यह सुनिश्चित कर सकती हूँ कि वे सैकड़ों साल तक जीवित रहें। उसके शब्दों ने मास्टर सी की कमजोरी पर चोट की। उन्होंने इतना प्रयास केवल इसलिए किया था ताकि सी बाई अधिक समय तक जीवित रहे। आप सी परिवार से क्या चाहते हैं कि वह आपके लिए करे? अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए खड़े हों, तो मुझे डर है कि यह असंभव है।
अगर हम ये परिवार को नुकसान पहुंचा सकते तो मैं आपके पूरे परिवार को बहुत पहले ही खत्म कर देता, मास्टर सी ने जवाब दिया। ये किंग तांग हंसी, मैं अपने लिए खड़ी होंगी और खुद बदला लूंगी, मुझे बस सी परिवार से मदद चाहिए। मास्टर सी ने वादा किया, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, बशर्ते इसमें ये परिवार के भीतर की आंतरिक लड़ाई शामिल न हो। ये किंग तांग की आंखों में हंसी की एक झलक दिखाई दी, उसे तो बस यही वादा चाहिए था। मैं चाहता हूं कि मास्टर सी मुझे किसी के पास भेजें। कौन? मुसु। मास्टर सी की अभिव्यक्ति बदल गई और उन्होंने ये किंग तांग को अजीब तरह से देखा। म्यूसु फॉल्न स्टॉर सिटी का नगर स्वामी था, उसका नाम पूरे शहर में प्रसिद्ध था और उसकी कुशलताएं अतुलनीय थीं। वह एक अत्यंत शक्तिशाली और उच्च पदस्थ व्यक्ति था, जिसके कई सांप्रदायिक गुरुओं से घनिष्ठ संबंध थे। यहाँ तक कि राजा को भी म्यूसु को देखते ही अपना सिर नीचा करना पड़ता था। सी परिवार और म्यूसु के बीच घनिष्ठ संबंध थे, हालांकि सी परिवार में बहुत कम लोग ही इस बारे में जानते थे। ये किंग तांग को यह बात कहां से पता चली? बूढ़े मास्टर सी का चेहरा अजीब सा था। ये किंग तांग को मुसु और सी परिवार के बीच के रिश्ते के बारे में जरूर पता था। अपने अतीत में जब ये यू ने सी परिवार का सफाया कर दिया था, तो मुसु ने उनसे बदला लिया था। अगर ये यू के गुरु ने समय रहते हस्तक्षेप न किया होता, तो मुसु शायद उसे मार देती। म्यूसु एक विशिष्ट व्यक्ति थे जिनका विशेष दर्जा था। सी परिवार के प्रति ये किंग तांग की सद्भावना के पीछे असली मकसद वही थे। उनके जैसा शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति ही उन्हें एक उच्च कुल में भेजने की वकालत कर सकता था। केवल एक उत्कृष्ट शिष्य बनकर ही वह ये यू के साथ अपने मुकाबले के लिए पर्याप्त संपत्ति हासिल कर पाएगी। इस पर और विचार करने की जरूरत हो सकती है, क्योंकि यह फैसला मेरा नहीं है, इसलिए पहले महामहिम म्यूसु से सलाह जरूर लेनी चाहिए। बूढ़े मास्टर सी लड़खड़ा गए, क्योंकि इस मामले में वे कोई फैसला नहीं ले सकते थे। ये किंग तांग मुस्कुराई और बोली, मैं इंतजार करने को तैयार हूं। उसे पूरा विश्वास था कि सी बाई की खातिर ओल्ड मास्टर सी मुसु को उससे मिलने के लिए मनाने में अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। बूढ़े मास्टर सी ने संक्षिप्त रूप से सिर हिलाया, मैं आपका अनुरोध महामहिम तक पहुंचा दूंगा, लेकिन याद रखें, अंतिम निर्णय तो उनका ही होगा। ये कहने के बावजूद बूढ़े मास्टर सी अपने वादे को इस कथन के साथ पूरा करना नहीं भूले, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ये किंग तांग मास्टर सी को अग्रिम धन्यवाद देती है। ये किंग तांग ने अपना आभार व्यक्त किया। कम से कम मैं इतना तो कर ही सकता हूं, तुमने सानेर को बचा लिया है और हम सी परिवार कभी किसी के एहसानमंद नहीं रहे। बदले में एहसानों का आदान प्रदान तो अपेक्षित ही है। बूढ़े मास्टर सी ने निष्कर्ष निकाला। ये किंग तांग हंसी, वह स्पष्ट रूप से सी परिवार की आज्ञाओं को जानती थी, अन्यथा वह उनके पास जाने के लिए इतनी दृढ़ नहीं होती। हालांकि वे उस समय सी बाई की दीर्घायु को बहाल करने की उसकी विधि के लिए भुगतान करने में असमर्थ थे, लेकिन उसके द्वारा दी गई 2 नुस्खों की सूची सी परिवार की प्रशंसा अर्जित करने के लिए पर्याप्त थी। डॉक्टर जो ने ये किंग तांग के साथ नुस्खों पर चर्चा करने का अवसर लिया। एक अनुभवी और प्रसिद्ध चिकित्सक द्वारा एक युवा लड़की को परामर्श देना, उसकी चिकित्सा विशेषज्ञता का बहुत सम्मान करना, वास्तव में देखने लायक दृश्य था। ये किंग तांग ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था, इसलिए वह अपनी सीट से खड़ी हुई और विदाई दी। बहुत देर हो चुकी है, मुझे लगता है कि अब मेरे जाने का समय हो गया है। बूढ़े मास्टर सी ने संक्षिप्त रूप से सिर हिलाया और विशेष रूप से घर के प्रबंधक को उसे बाहर ले जाने का निर्देश दिया। जैसे ही उन्होंने ये किंग तांग को हॉल से बाहर जाते देखा, बूढ़े मास्टर सी ने अपनी सोच की टोपी पहन ली। ये परिवार की यह युवती अफवाहों से बिल्कुल अलग क्यों थी? उसका वीरतापूर्ण दृष्टिकोण और संयम उसके साथियों में भी मिलना मुश्किल था। जैसे ही उसने नजर घुमाई, उसने देखा कि उसका अपना पोता ठुड्डी पर हाथ रखे शरारती मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। मुझे याद आया, दादाजी हमेशा एक पोती चाहते थे। वर्तमान सी परिवार को 3 छोटे बच्चे मिले, लेकिन अफसोस वे सभी नर थे। बूढ़े मास्टर सी ने भौहें चढ़ाई और डांटा, अपनी बकवास बंद करो। सी बाई ने हंसते हुए अपना सिर नीचे झुका लिया और पश्चाताप जताते हुए उसे ये किंग तांग का अडिग व्यवहार याद आ गया। ये किंग तांग है, काफी दिलचस्प। सी परिवार से विदा लेकर ये किंग तांग सीधे घर चला गया। ये लिंग अपनी बेटी को खाली हाथ लौटते देखकर हैरान रह गया, लेकिन उसने पूछने का फैसला नहीं किया। अपने कमरे में लौटते ही ये किंग तांग ने तुरंत अपना प्रशिक्षण शुरू कर दिया। उसकी आत्मा की जड़ का पुनः प्रकट होना एक चमत्कार था, लेकिन उचित साधना के बिना इसे कुछ खास हासिल नहीं किया जा सकता था। अगर वह इसका पूरा लाभ उठाना चाहती थी, तो वह बस यूं ही इंतजार नहीं कर सकती थी। जब अंधेरा छा गया, तो ये किंग तांग ने अपना प्रशिक्षण समाप्त किया। उसने अपना नाइट गाउन पहना और बिस्तर पर चली गई। गहरी नींद में सोती हुई उसे उस काले धुंधलेपन का बिल्कुल भी एहसास नहीं था जो राक्षस सम्राट के हृदय से निकल रहा था और उसकी छाती के नीचे धड़क रहा था। यह धुंधलेपन जो उसकी आत्मा की जड़ के पुनरुत्थान में सहायक था, उसके शरीर से बाहर निकलने लगा। यह धुआं एक स्थान पर एकत्रित होकर एक छोटे काले गोले का रूप ले लिया, जो उसके सीने पर आकर बैठ गया। रात के अंधेरे में यह परिवार के द्वार पर 2 शक्तिशाली व्यक्ति प्रकट हुए। म्यूसु ने ये के घर की तरफ देखा। एक पल के लिए झिझकने के बाद उसने अपनी नजर उस आदमी की तरफ घुमाई जो उसके सामने खड़ा था। वह भावशून्य रहस्य जिसका आकर्षण इस दुनिया से परे था। महाराज, क्या दानव सम्राट का हृदय यहाँ है? म्यूसु ने पूछा। आदमी ने संक्षिप्त रूप से सिर हिलाया। अंधेरे में उसकी गहरी निगाहें ये परिवार के बंद दरवाजों पर पड़ी। जैसे ही वह आदमी घर की ओर बढ़ा, दरवाजे अचानक खुल गए और अपने आप खुल गए। यहाँ इंतजार करें, उस आदमी ने गहरी और मधुर आवाज में आदेश दिया। म्यूसु ने श्रद्धापूर्वक आज्ञा का पालन किया और द्वार के बाहर पहरा देते हुए उस आदमी को श्रद्धापूर्वक देखा जो घर में कदम रख रहा था। ये किंग तांग की छाती में दुबकी हुई छोटी सी काली गेंद को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। उसका गोल आकार सहज ही कांप उठा और सीधे उसकी रजाई के नीचे जा गिरा। अगले ही पल ये किंग तांग के कमरे का दरवाजा बिना किसी आवाज के खुल गया। दरवाजे के बाहर एक मजबूत आकृति दिखाई दी। पुरानी यादों के एक एहसास ने उस आदमी को ये किंग तांग के पास जाने के लिए उकसाया। चांदनी रात में उसने उस बच्ची के खूबसूरत और सुडौल चेहरे को देखा, जो मानो ईश्वर द्वारा मानव जाति को दिया गया उपहार हो, जबकि वह एक शिशु की तरह सो रही थी। जब उसने ये किंग तांग की छाती पर अपना हाथ बढ़ाया तो उसकी गहरी आंखों में जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं देखी गई। उसके हाथ की हथेली में महसूस की गई कोमलता ने क्षण भर के लिए उसकी कार्रवाई को रोक दिया, इससे पहले कि वह अपना इरादा फिर से शुरू कर पाता। ये किंग तांग के हृदय स्थान से उसकी हथेली पर आभा की एक लहर इकट्ठा होने लगी। रजाई के नीचे छिपा वह छोटा सा काला गोला उस आदमी की हरकतों पर नजर रखे हुए था। वह बेचैनी से रजाई से बाहर निकला और सीधे उस आदमी के अभद्र हाथ से टकरा गया। गोले के टकराने से संचित आभा बिखर गई। एक काला धुआं उस आदमी के हाथ पर छा गया और उसने उस छोटे से काले गोले को देखा जो ये किंग तांग की छाती पर उसकी रक्षा करते हुए स्थिर हो गया था। तुम उसका दिल नहीं छीन सकते। छोटे से काले गोले के भीतर से एक अपरिपक्व आवाज गूंजी जो बच्चों जैसी थी। आदमी की आंखें और आवाज समान रूप से ठंडी थीं क्योंकि वह बिना किसी परेशानी के उस गोले को देख रहा था। यह मेरा है। छोटा काला गोला एक पल में उन्मादी हो गया और ये किंग तांग की रक्षा करने लगा जैसे कि कल नहीं है। उस आदमी ने उस गोले के व्यवहार को देखकर थोड़ा चिंतनशील भाव धारण कर लिया। राक्षसी आभा मानो संग्रहित होकर एक चेतना विकसित कर रही हो। उसने सहज ही अपनी नजर ये किंग तांग की ओर घुमाई जो गहरी नींद सो रही थी। क्या यह उसकी वजह से है? दानव सम्राट के हृदय में वह राक्षसी आभा थी जो संसार में व्याप्त थी। उसकी उपस्थिति अब एक ऐसी आत्मा में संघनित हो गई थी जिसका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए था। क्या लड़की उस आभा को जगाने में कामयाब हो पाई थी? अब जब मेरी अपनी इच्छा शक्ति है तो तुम मुझे मिटा नहीं सकते। छोटा काला गोला चिल्लाया। यह मूल रूप से राक्षसी आभा थी जो दानव सम्राट के हृदय में सुप्त अवस्था में रहती थी। जब ये किंग तांग ने इसकी उपस्थिति का आह्वान किया तो अंततः इसमें चेतना का रंग आ गया। अगर वह हृदय उस आदमी द्वारा पुनः प्राप्त कर लिया जाता तो वह हमेशा के लिए अपनी चेतना खो देता। वह ऐसा नहीं चाहता था। यह गायब नहीं होना चाहता था, बस एक चेतना होने के बाद। यह आपके ऊपर निर्भर नहीं है, आदमी ने उदासीन जवाब दिया।
अगर तुमने जबरदस्ती दिल निकालने की हिम्मत की तो मैं खुद को उड़ा लूंगा और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। गोले ने गुस्से में जवाब दिया। आदमी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और एक खतरनाक और डरावनी नजर चमक उठी। किसी ने भी उसे धमकी देने की हिम्मत नहीं की थी। मानो उसने उस आदमी के खतरनाक संकेतों को भांप लिया हो। वह छोटा काला गोला डर के मारे पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मैं तुम्हें दिल लौटा सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें मुझे शरीर देना होगा। यह असंभव है। एक राक्षसी आत्मा कभी भी शरीर धारण नहीं कर सकती। यह नामुमकिन नहीं है। अगर वह तुमसे एक बच्चा पैदा करे तो मैं शुरू से ही तुम्हारा हृदय हूं, जिसमें उसके शरीर से निकली आत्मा है। इसलिए सिर्फ तुम दोनों से पैदा हुआ मांस और खून ही मेरी चेतना को ग्रहण कर पाएगा। बोलते बोलते वह गोला और भी उत्तेजित हो गया। अगर यह उसका बच्चा हो जाए तो क्या उसे मम्मी कहना अच्छा नहीं होगा? वह आदमी स्पष्ट रूप से उस गोले के आश्चर्यजनक शब्दों से स्तब्ध था। उसके साथ एक बच्चा पैदा करने के लिए उसने एक बार फिर अपनी नजर बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही लड़की पर डाली। छोटे काले गोले ने धीरे से स्पष्ट किया, जब तुम दोनों का बच्चा हो जाएगा तो मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें दिल लौटा दूंगा। मेरी एक वसीयत है, अब तुम जानती हो, अगर तुम मेरी इच्छा के विरुद्ध जाओगी तो तुम दिल वापस नहीं पा सकोगी। आदमी ने भौहें सिकोड़ ली, ठीक जैसा कि उस गोले ने कहा था। अगर उसने विरोध किया तो उसका दिल कभी भी पूरी तरह से वापस नहीं आ पाएगा। उस आदमी की आंखों में एक खौफनाक और जानलेवा इरादे की चमक थी। जब वह अपने हाथ पर छाए काले धुएं को घूर रहा था, वह कुछ देर तक चुप रहा, जब तक कि उसे लगा कि उसने उस पल उससे निपटने की उम्मीद छोड़ दी है और आखिरकार मुड़कर चला गया। उस आदमी के जाने के बाद उस छोटे से काले गोले का कांपना बंद हो गया। वह फिर से ये किंगतांग की छाती में सिमट गया, मानो किसी रोएदार गेंद की तरह सिकुड़ गया हो। मम्मी टिल्डर। इसे ये किंगतांग पसंद थी, वो लड़की जिसने इसे जागृत किया था। उसी और राक्षस सम्राट के हृदय ने इसे जन्म दिया था, तो फिर वही इसकी मां होगी। वह आदमी ये के घर से चला गया। म्यूसू, जो दरवाजे के बाहर पहरा दे रहा था, ने देखा कि उस आदमी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। क्या हुआ महाराज? आदमी की भौहें सिकुड़ी रहीं और एक क्षण की खामोशी के बाद, मैं किसी लड़की को अपने साथ बच्चा पैदा करने के लिए कैसे राजी करूं? उसके सवाल पर म्यूसू की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। आखिर उसने अभी क्या सुना था? किसने सोचा होगा कि महान, भावशून्य और उदासीन राक्षस सम्राट ऐसा अविश्वसनीय प्रश्न पूछेगा? ये तो निर्भर करता है। म्यूसू के विचारों में बाढ़ आ गई। उसने गला साफ किया और जवाब देने से पहले थोड़ा झिझका। जब तक उनके बीच सच्चा प्यार है, मुझे विश्वास है कि लड़की उस आदमी के बच्चे पैदा करने को तैयार हो जाएगी। सच्चा प्यार। पहली बार उस आदमी के चेहरे पर अनिश्चितता का भाव दिखा, जो अनादिकाल से बर्फ जैसा बना हुआ था। ये किंगतांग ने एक सपना देखा, एक बहुत ही अजीब सपना। उसके सपने में एक छोटी सी काली गेंद उछल रही थी, जो उसका पीछा कर रही थी और उसे मम्मी कह रही थी। उसे समझ नहीं आया कि उसे ऐसा अजीब सपना क्यों आया, लेकिन जागने के बाद उसने जल्दी से उस सपने को पीछे छोड़ दिया। तरोताजा होने के बाद उसने अपनी योजनाओं पर विचार किया। कल उसने सी परिवार में काम शुरू तो कर दिया था, लेकिन पूरी तैयारी से काम शुरू करने की उम्मीद करना अव्यावहारिक होगा। खैर, उसे कोई जल्दी नहीं थी। अपनी तैयारियां पूरी करने के लिए आधा महीना काफी होगा। चूंकि उसका काम केवल सी परिवार या म्यूसू का समर्थन प्राप्त करना नहीं था, क्योंकि उन्हें बाहरी कारक माना जाता था। अपने पिछले दुश्मनों से बदला लेने के लिए उसकी अपनी ताकत ही वास्तविक निर्णायक कारक थी। हालांकि उसे फिर से एक आध्यात्मिक जड़ का आशीर्वाद मिला था, फिर भी वह एक कमजोर पौधा था। उसे पूरी क्षमता से पोषण देकर पोषित करना था। ये किंगतांग अपने निवास से निकलकर शहर के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित खजाने के मंडप की ओर बढ़ी। पवेलियन ऑफ ट्रेजर्स एक ऐसा ब्रांड था जो दुनिया भर में मशहूर था। सिर्फ लिन शहर में ही नहीं, बल्कि इसकी शाखाएं महाद्वीप के सभी प्रमुख शहरों में फैली हुई थीं। इसमें आपको विदेशी आभूषणों और वस्तुओं की भरमार देखने को मिलती थी। अगर आपके पास सिक्के हैं तो कोई भी विदेशी खजाना आपके खजाने जितना ही मूल्यवान हो सकता है। एक भव्य और आलीशान 7 मंजिला शिवालय में खजानों का मंडप था। ये किंगतांग जब बहुत निराश थी, तब एक बार वहां गई थी। उस समय बहुत ज्यादा दामों के कारण वह कुछ भी नहीं खरीद पाई थी, लेकिन अब जब वह इमारत में घुसी तो उसके होठों पर मुस्कान थी। हालांकि अभी सुबह का समय था, फिर भी वहां बहुत से ग्राहक मौजूद थे। धूसर कोट पहने सहायक अपनी हर थाली में एक चमकदार खजाना लिए भीड़ के बीच घूम रहे थे। ये किंगतांग रत्नों और जवाहरातों से सजी अलमारियों के पास से गुजरते हुए एक छोटे लेकिन अनोखे काउंटर के सामने पहुंची। काउंटर पर लगभग नाखूनों के आकार के कई रत्न सजे थे, जिनमें से हर एक अपने अपने रंगों और चमकदार चमक के साथ सजी थी। ये किंगतांग की नजर एक रत्न पर पड़ी जो गुलाबी सफेद रंग का था, लगभग छोटी उंगली के नाखून के आकार का। यह देखने में अद्भुत था। इसकी सफेद और पारदर्शी चमक में गुलाबी रंग मिला हुआ था। एक फ्लोरा मूनस्टोन। ये किंगतांग ने उसकी उपस्थिति पर थोड़ा सा आंखें सिकोड़ ली। फ्लोरा मूनस्टोन एक बहुमूल्य रत्न है जो प्रकृति की आभा से उत्प्रोत है। इसे एक सहायक वस्तु के रूप में धारण करने से साधक की प्रशिक्षण क्षमता में वृद्धि होती है। महिलाओं के लिए फ्लोरा मूनस्टोन अपने प्रभावी एंटी एजिंग गुणों के लिए भी पूजनीय है। जब ये किंगतांग चांदनी को निहार रही थी, तभी कुछ ऊंचे कद के आदमी अचानक उसके पास आए। उनमें से एक ने काउंटर पर जोर से धक्का मारा। मुझे यहाँ फ्लोरा मूनस्टोन मिलने की उम्मीद नहीं थी। समूह में से एक तेजतर्रार युवक ने मूनस्टोन की ओर इशारा किया। ये किंगतांग ने उस आदमी की आवाज सुनते ही काउंटर से नजरें उठाई। उसे पहचानते ही उसकी आंखों में एक डरावनी सी चमक आ गई। और मुझे भी तुम्हें यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी, मिस ये, या मुझे तुम्हें अपनी पूर्व भाभी कहकर बुलाना चाहिए। युवक ने भी उसकी उपस्थिति स्वीकार कर ली थी, हालांकि उसका अभिवादन तिरस्कार से भरा था। डुआन तियानरुई। ये किंगतांग ने भावशून्यता से अपने सामने खड़े युवक को देखा, जो स्पष्ट रूप से एक झगड़ालू व्यक्ति था। डुआन तियानरुई डुआन परिवार का तीसरा युवा स्वामी था और डुआन तियानराव का छोटा भाई भी था। 2 दिन पहले ही डुआन तियानरुई ने अपनी सगाई तोड़ दी थी। डुआन परिवार में सबको अब तक यह बात पता चल गई होगी, इसलिए डुआन तियानरुई खुलेआम उसका तिरस्कार कर रहा था। क्या तुम्हें भी यह मूनस्टोन पसंद आ गया है? डुआन तियानरुई ने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ उसे सिर से पांव तक परखा। बुरा नहीं है, फ्लोरा मूनस्टोन वाकई एक दुर्लभ रत्न है। तुम्हारी पसंद अच्छी है। डुआन तियानरुई ने एक क्षण रुककर फिर अपनी बात जारी रखी। लेकिन ये परिवार के सदस्य के रूप में क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा कीमती रत्न केवल उसी व्यक्ति का होना चाहिए जो इसके लिए उपयुक्त हो? ये किंगतांग ने हंसते हुए पूछा। वह कौन है? डुआन तियानरुई ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा यह पूछना अजीब है। वह तो मेरी नई भाभी ही होंगी। मिस ये, मुझे डर है कि तुम्हें अभी तक पता नहीं है। मेरे बड़े भाई सबत के दिन तुम्हारी सगाई तोड़ देंगे। इसके अलावा वह अपनी नई मंगेतर से भी मिलवाएंगे। ये चंद्रमणि उसी ने चुनी है। अब तुम कोई बिगाड़ना तो नहीं चाहोगी, है ना? अन्य लोग यह नहीं जानते होंगे कि डुआन तियानरुई की नई भाभी कौन थी, लेकिन ये किंगतांग को इस बात की जानकारी नहीं थी। जाहिर है वह ये शुन होगा। ये किंगतांग पहले तो इस चंद्रमणि को लेकर बहुत उत्साहित नहीं थी, लेकिन चूंकि यह कुछ ऐसा था जो ये शुन चाहती थी, इसलिए वह बाधा बनने में बहुत खुश थी। क्या ऐसा है? ये किंगतांग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। लेकिन इन सबके बावजूद मुझे यह अभी भी पसंद है। डुआन तियानरुई ने नाराजगी जताते हुए आंखें सिकोड़ लीं। मिस ये, मूनस्टोन अपने एंटी एजिंग गुण के लिए जाना जाता है, जो एक महिला के लिए अपनी सुंदरता बनाए रखने के लिए जरूरी है। लेकिन आप जैसी कोई। ऐसा कहकर डुआन तियानरुई ने ये किंगतांग के चेहरे पर पड़े घूंघट पर नजर डाली। यह सब बर्बाद न होने देना बेहतर है। यद्यपि उन्होंने इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया, लेकिन उनके शब्द उसकी विभत्स उपस्थिति के प्रति स्पष्ट भेदभाव थे। ये किंगतांग ने अपनी भौहें उठाई और जवाब दिया, लेकिन मैं ये बहुत चाहती हूँ। डुआन तियानरुई का चेहरा धुंधला गया। मिस ये, हमारे परिवारों को एक गठबंधन माना जा सकता है।
आपके पास न तो कोई आध्यात्मिक जड़ थी जिसे विकसित किया जा सके, न ही कोई दिखावे को बनाए रखा जा सके। एक ऐसी चीज के लिए लड़ रही हैं जिसका आपको कोई खास इस्तेमाल ही नहीं था। क्या आप सच में लड़ रही हैं? ये किंगतांग हंसना चाहती थी। डुआन तियानरुई, अगर तुम ये शुन के लिए इसे खरीदने पर इतने ही अड़े हो, चलो अपनी अपनी संपत्ति से प्रतिस्पर्धा करते हैं। डुआन तियानरुई ने व्यंग्य किया और तुरंत एक सहायक को बुला लिया। हालांकि ये किंगतांग काफी देर से काउंटर के सामने खड़ी थी, लेकिन सहायक ने उसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने डुआन तियानरुई को हाथ हिलाते देखा, वह तुरंत वहां आ गया। श्री डुआन, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? डुआन तियानरुई ने काउंटर में रखे फ्लोरा मूंगस्टोन की ओर इशारा करते हुए कहा। इसे बाहर निकालो। सहायक ने तुरंत मूंगस्टोन को डिस्प्ले से बाहर निकाला। यह फ्लोरा मूंगस्टोन कल ही आया है। मुझे डर है कि आपको इसकी चमक जैसा दूसरा मूंगस्टोन इस दुनिया में नहीं मिलेगा। डुआन तियानरुई ने गौर से देखा तो उसकी क्वालिटी देखकर बहुत खुश हुआ। अपने प्रतिद्वंदी को न भूलते हुए उसने नजरें उठाकर ये किंगतांग की तरफ देखा। इसकी कीमत क्या होगी? सहायक ने उत्तर दिया, 30,000 सोना। उन्होंने जो कीमत बताई वह इतनी जोरदार थी कि बुटीक में मौजूद अन्य ग्राहकों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। एक मटर के दाने के बराबर आकार के चंद्रमणि की कीमत 30,000 स्वर्ण के बराबर है। भगवान ही जानता था कि इसकी कीमत इतनी नहीं थी कि आम लोग जीवन भर में कमा सकें। यहां तक कि अभिजात वर्ग के लोगों को भी इतनी बड़ी राशि खर्च करने में कठिनाई हो सकती है। 30,000, मिस ये, क्या आप अब भी इस पर उत्सुक हैं? डुआन तियानरुई ने ये किंगतांग को देखा। उसे डुआन तियानराव से बहुत पहले ही पता चल गया था कि महापुरुष ने ये परिवार के मुखिया ये लिंग से सारे अधिकार छीन लिए हैं। इस प्रकार उनकी बेटी होने के नाते ये किंगतांग को केवल नाम मात्र की घर की महिला माना जा सकता था। अब जब उसके परिवार का वित्तीय नियंत्रण भी महापुरुष के हाथों में था, तो वह इतनी बड़ी रकम कभी नहीं दे सकती थी। ये किंगतांग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और एक डरावनी चमक बिखेर दी। आसपास के कुछ संरक्षकों ने दोनों घरों के बीच इस प्रतिद्वंद्विता पर अपनी नजर डाली, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये किंगतांग ही ये घराने का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो उन्होंने चुपचाप अपना सिर हिला दिया। हालांकि डुआन तियानराव द्वारा अपनी सगाई तोड़ने का मामला अभी तक सामने नहीं आया था, लेकिन इसकी अफवाहें लिन शहर में पहले ही फैल चुकी थीं। डुआन तियानरुई के साथ इस सार्वजनिक विवाद ने इसकी वैधता को और पुष्ट कर दिया। चारों ओर उड़ रही उन सभी अफवाहों का सारांश ये था कि यह परिवार की यह महिला अब पहले जैसी प्रिय नहीं रही। वह डुआन तियानरुई के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा करेगी? अपने मालिक के साथ आया एक सेवक एक कोने में खड़े होकर जैड के ढेरों पत्थरों का जायजा ले रहा था। तभी उसकी नजर इस शोरगुल पर पड़ी। जो कुछ उसने देखा उससे वह स्तब्ध रह गया और फिर जल्दी से अपने मालिक को बताया। युवा स्वामी, यह मिस ये है। सी बाई ने सफेद जैड का एक टुकड़ा नीचे रखा और फिर अपना सिर उस तरफ घुमाया जिस तरफ अटेंडेंट इशारा कर रहा था। भीड़ में से वो उस दुबली पतली मगर जानी पहचानी शख्सियत को पहचान पाया। ये किंगतांग। युवा स्वामी, लगता है मिस ये का डुआन परिवार के सदस्यों से झगड़ा हो गया है। क्या हम जाकर देखें? परिचारिका ने घबराहट से पूछा। सीबाई ने कोई जवाब देने की जल्दी नहीं की, बस दूर से उस लड़की को देखा जो अकेली खड़ी थी और उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। वह हंसा और सिर हिलाया। जरूरी नहीं है, वो तो ऐसे ही करती है। ये किंगतांग की मुस्कान बहुत परिचित थी, ठीक उसी तरह जैसे उस समय थी जब वह सी घर में अपने दादा के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही थी। उसने एक आत्मविश्वास और विजयी आचरण प्रदर्शित किया। लेकिन सीबाई ने अपनी नजरें नहीं हटाई, क्योंकि वह जानना चाहता था कि वह इस समस्या का समाधान कैसे करेगी। दूसरी ओर डुआन तियानरुई अपने हाथ पर रखे चंद्रमणि से खेलते हुए उसकी हर परेशानी का आनंद ले रहा था। वह ये किंगतांग और डुआन तियानराव की सगाई से बहुत समय से असंतुष्ट था। उसका बड़ा भाई, जो एक औरतों का चहेता है, उसे उसकी जैसी घिनौनी पत्नी के साथ रहना पड़ रहा है। शुक्र है कि उनकी सगाई टूट गई। उस रिश्ते के बिना उसे अब उसके साथ अच्छा व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये किंगतांग इस स्थिति से जरा भी परेशान नहीं हुई, बल्कि उसने मुस्कुराते हुए असिस्टेंट से कहा, अपने मैनेजर को बुलाओ। सहायक उसके अचानक अनुरोध से थोड़ा हैरान हुआ। मिस ये, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। अगर आपको बैंड ग्रास चाहिए तो अपने मैनेजर को बुलाओ। ये किंगतांग ने बीच में ही टोकते हुए उसे ठंडी निगाहों से देखा। उसकी ठंडी निगाहों से मिलते ही सहायक को अचानक ठंड का एहसास हुआ, लेकिन जब उसने बैंड ग्रास का जिक्र किया तो वह कांपने लगा, हालांकि किसी और वजह से। डुआन तियानरुई को समझ नहीं आया कि ये किंगतांग के मन में क्या है और उसने बस यही मान लिया कि वो खुद को बेवकूफ बना रही है। उसने असिस्टेंट से कहा, बेझिझक अपने मैनेजर को बुला लो। मैं इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, सहायक भाग गया। कुछ ही क्षणों में सहायक जल्दी से वापस आ गया। उसके साथ एक 50 वर्षीय व्यक्ति भी था। मिस ये, मैं इस बुटीक का मैनेजर हूं। आपसे मिलकर खुशी हुई। अधेड़ उम्र के उस आदमी ने ये किंगतांग का अभिवादन किया और फिर सीधे मुद्दे पर आ गया। मैंने अपने असिस्टेंट से उस बैंड ग्रास के बारे में सुना है जिसका आपने जिक्र किया है। क्या मैं जान सकता हूं, क्या आपके पास इसके बारे में कोई जानकारी है? यद्यपि मैनेजर बात करते समय शांत रहा, लेकिन उसकी आंखों में उत्सुकता झलक रही थी। बैंड ग्रास एक कीमती जड़ी बूटी थी जिसकी तलाश खजाने के मंडप के मालिक को थी। महाद्वीप की सभी शाखाओं में इसकी मांग की गई थी और हर बैंड ग्रास के लिए 10,000 सोने का भारी इनाम देने का वादा किया गया था। हालांकि अब तक इसके स्थान का जरा भी सुराग नहीं मिल पाया था। मुझे पता है कि आप उन्हें कहां पा सकते हैं, ये किंगतांग ने स्पष्ट रूप से कहा। डुआन तियानरुई ने जब उसकी बात सुनी तो एक तरफ से उपहास किया। एक लड़की जो 16 साल की भी नहीं थी और जिसने कभी शहर से बाहर कदम भी नहीं रखा था, वह उस दुर्लभ जड़ी बूटी के बारे में कहां से जान सकती थी? मैनेजर की आंखें आशा से चमक उठी। मिस ये, हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि एक बार आप हमें वह जानकारी दे देंगी तो आपको उचित इनाम दिया जाएगा। ये किंगतांग ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। यह शहर के बाहर विथर वुड्स में है। डुआन तियानरुई अपने खुलासे पर लगभग हंस पड़े। मुरझाया हुआ जंगल लिन शहर के किनारे स्थित था। हालांकि वहां कई तरह की जड़ी बूटियां उगती थीं, लेकिन वे सभी आम जड़ी बूटियां मानी जाती थीं। कोई मूर्ख ही वहां बैंड ग्रास उगने की उम्मीद कर सकता था। कोई भी ऐसे अपमानजनक दावे पर विश्वास नहीं करेगा। मैनेजर को उम्मीद नहीं थी कि ये किंगतांग मुरझाए हुए जंगल का जिक्र करेगा। उसकी जलती हुई उत्सुकता जैसे बर्फ के पानी से बुझती आग पल भर में गायब हो गई और उसका चेहरा निराशा से कठोर हो गया। मिस ये, आप मजाक कर रही होंगी, यह असंभव है। अगर यह सच हो जाए तो क्या होगा? ये किंगतांग ने आगे कहा। किसी को कागज और स्याही तैयार करने को कहो, मैं तुम्हारे लिए इसका सटीक स्थान बना दूंगा। मैनेजर ने उसकी जानकारी को बकवास समझा, लेकिन उसके आत्मविश्वास को देखते हुए, हालांकि उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर भी उसने उसके द्वारा मांगी गई स्टेशनरी तैयार करने का आदेश दे दिया। ये किंगतांग ने तुरंत एक सरल नक्शा बनाया जिस पर बैंड ग्रास का स्थान अंकित था। मैनेजर ने नक्शा अपने एक विश्वसनीय सहायक को सौंप दिया। सहायक को नक्शा लेकर जाते देख रहे दर्शकों के चेहरे उत्सुकता से खिल उठे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये किंगतांग को वह नक्शा बनाने का आत्मविश्वास कैसे मिला। मैनेजर ने अपने सहायक से डुआन तियानरुई और फ्लोरा मूंगस्टोन के स्वामित्व को लेकर उसके विवाद के बारे में सुना था। अब जब उसने अपने सहायक को उसके दावों की सत्यता की जांच के लिए भेजा था, हालांकि परिणाम सभी की अपेक्षा से थोड़ा अलग लग रहा था, फिर भी मैनेजर ने जैकपॉट लगने के लाखवें मौके में से एक पर दांव लगाने का फैसला किया। श्री डुआन, कृपया एक क्षण रुकिए जब तक हम इसका समाधान नहीं निकाल लेते, मैनेजर ने डुआन तियानरुई से अनुरोध किया। डुआन तियानरुई ने मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी मत करो, मुझे भी उम्मीद है कि तुम्हारा अच्छा प्रतिष्ठान उस जड़ी बूटी को ढूंढने में कामयाब हो जाएगा। ये कहते हुए उसने ये किंगतांग को एक गंदी नजर से देखा। मैनेजर ने डुआन तियानरुई के धैर्य के लिए कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराया। युवा स्वामी, क्या मिस ये सच कह रही हैं? क्या सचमुच मुरझाए हुए जंगल में बैंड घासे हैं? शोर शराबा थमने पर सी परिवार के सेवक ने सी बाई से पूछा।
सी बाई एक कोने में काउंटर के सहारे टिका हुआ अपनी कमीज के किनारे से सफेद जैड के एक टुकड़े को चमका रहा था। उसकी नजरें ये किंगतांग पर टिकी थीं। उसके होठों पर मुस्कान तैर रही थी और उसने बेपरवाही से जवाब दिया, कौन जाने। परिचारिका हैरान थी, लेकिन अगर कोई नहीं है तो मिस ये हंसी का पात्र बन जाएंगी। युवा स्वामी, क्या आप सचमुच उसे सिर्फ देखने पर आमादा है? आउच! सीबाई द्वारा उसके सिर पर मुक्का मारने पर परिचारक का चेहरा बिगड़ गया। सीबाई मुस्कुराई और बोली, उसे हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आराम करो और देखो कि आगे क्या होता है। परिचारक ने अपनी कनपटियां रगड़ी। जो कुछ उसने अनुभव किया था उससे वह पूरी तरह भ्रमित था। मैनेजर ने समय बीतने का इंतजार करते हुए अपने सहायकों से ये किंगतांग और डुआन तियानरुई के लिए जलपान तैयार करवा लिया था। डुआन परिवार के सेवक, जो इस अवसर पर डुआन तियानरुई के साथ थे, उसके चारों ओर खड़े थे और कभी-कभी ये किंगतांग के शांत व्यवहार पर नजर डालते हुए बुदबुदाते थे। युवा मास्टर, मुझे डर है कि मिस ये पागल हो गई है। क्या आप सचमुच उनके साथ खेलने पर आमादा है? डुआन तियानरुई ने अपनी आंखें उठाईं और एक पल के लिए ये किंगतांग को देखा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अगर वह जोकर की भूमिका निभाने पर आमादा है तो क्यों नहीं। इतना कहते हुए उसकी नजर बुटीक के प्रवेश द्वार की ओर गई और अचानक उसकी नजर उस सहायक पर पड़ी जिसे नक्शा लेकर भेजा गया था और वह धूल से लथपथ लौट रहा था। चाय का प्याला नीचे रखते ही डुआन तियानरुई की आंखें खुशी से चमक उठीं। शो शुरू हो जाए। बुटीक के अंदर बहुत सारे दर्शक मौजूद थे जो इस भव्य आयोजन को देखना नहीं चाहते थे, जिसमें लिन शहर के 2 शीर्ष अभिजात वर्गीय और डुआन परिवार शामिल थे। भेजा गया सहायक यद्यपि मिट्टी से सना हुआ था, फिर भी ऐसा लग रहा था कि वह अपनी छाती में कुछ कीमती चीज लिए हुए है तथा अत्यंत सावधानी से उसकी बाहों से चिपका हुआ है। कैसा है? मैनेजर ने उस समय पूछा जब उसने देखा कि सहायक वापस आ गया है। भेजा गया सहायक अभी भी हौंस रहा था, लेकिन उसकी आंखें उसकी खुशी को छिपा नहीं पा रही थीं। उसने मैनेजर की तरफ जोर से सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे मिल गया, लेकिन वो एक गुफा में छिपा हुआ था। ये सब मेसी के नक्शे की बदौलत है, वरना उसे ढूंढना नामुमकिन होता। जैसे ही यह बयान दिया गया, सहायक और ये किंगतांग के अलावा बुटीक में सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। बैंड घास वास्तव में पाया गया था। ये कैसे संभव है? बाकी सभी लोग अचंभित थे। सहायक ने एक जरी का बक्सा निकाला जो अभी भी थोड़ी सी मिट्टी से सना हुआ था। पहले तो उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और सावधानी से मैनेजर को थमा दिया। मैनेजर ने जल्दी से बक्सा खोला और उसके अंदर बैंड घास थी जो नीले हरे रंग की थी और अभी भी ताजी सुबह की ओस से चमक रही थी। अगले ही पल मैनेजर ने राहत की गहरी सांस ली। मिस ये, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैनेजर ने बैंड घास का डिब्बा ध्यान से रखा और फिर ये किंगतांग की ओर मुड़ा और चेहरे पर सच्ची मुस्कान के साथ अपना आभार व्यक्त किया। भगवान ही जाने कि मालिक ने इस जड़ी बूटी को कितने समय तक खोजा था। यदि ये किंगतांग की अंतर्दृष्टि न होती तो कौन जानता था कि यह कीमती जड़ी बूटी एक गुफा में उग रही होगी। ये किंगतांग ने एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं। बैंड घास वास्तव में वर्तमान में एक दुर्लभ जड़ी बूटी थी, लेकिन इसका मुख्य कारण इसके प्राकृतिक आवास के बारे में गलत धारणा थी। कुछ दशकों में बैंड घास दुर्लभ नहीं मानी जाएगी। अपने अतीत में ये किंगतांग एक बार महान बुजुर्ग के चंगुल से बचने के लिए विथर्ड वुड्स में छिप गई थी और सहयोग से उसे यह घास मिल गई थी। इसलिए उसे इसका स्थान अच्छी तरह याद था। ये सब बातें किसी और को ज्ञात नहीं थी। बैंड घास मिलते ही डुआन तियानरुई का चेहरा एक पल में उदास हो गया। उसने ये किंगतांग के खुद को बेवकूफ बनाने का इंतजार किया था, लेकिन अब उसकी उम्मीदें धराशायी हो गईं। थोड़े समय में ही प्रबंधक ने अपने सहायकों को आदेश दिया कि वे जड़ी बूटी की प्राप्ति के लिए 1 लाख स्वर्ण का वादा किया गया इनाम तैयार करें। चमचमाते सोने से भरी 3 पेटियां दर्शकों की ईर्ष्या भरी आंखों में समा गईं। ये किंगतांग ने सोने पर एक नजर डाली और फिर एक टुकड़ा उठाकर अपनी हथेली के आकार का एक सोने का टुकड़ा उठाया और प्रत्येक को फ्लोरा मूनस्टोन प्रदर्शित करने वाले काउंटर पर रख दिया। हर सोने के टुकड़े के काउंटर पर गई एक खड़ी आवाज आई, लेकिन ये किंगतांग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने आंखें मूंद कर गंभीर दिखने वाले डुआन तियानरुई पर नजर गड़ा दी और हर खटपट की गूंज के साथ उसके काले पड़ते चेहरे को गौर से देखा। ये लीजिए 30,000 का सोना, मैं फ्लोरा मूनस्टोन खरीद रही हूँ। जैसे ही 30,000 का आखिरी सोने का टुकड़ा काउंटर पर उतरा, ये किंगतांग ने अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपना बयान दिया, जिससे डुआन तियानरुई की रक्तवाहिका लगभग फट गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये किंगतांग के पास ऐसी कोई चाल है। अपने खजाने के बिना भी वह न केवल चंद्रमणि प्राप्त करने में सफल रही, बल्कि उसने तुरंत ही अच्छा मुनाफा भी कमाया। अपने विवेकपूर्ण स्वभाव के बावजूद डुआन तियानरुई ये किंगतांग के उकसावे से क्रोधित हुए बिना नहीं रह सका। मुझे माफ करना मिस्टर डुआन, हम पहले पाव के आधार पर काम करते हैं। ये फ्लोरा मूनस्टोन मैनेजर, जो बैंड घास की खोज के लिए ये किंगतांग का एहसानमंद था, जाहिर तौर पर उसके पक्ष में खड़ा था। उसने खुद डुआन तियानरुई से संपर्क किया और उससे वह मूनस्टोन वापस करने का अनुरोध किया, जिसे वह अपने हाथों में लेकर खेल रहा था। डुआन तियानरुई ने अपने दांत पीसते हुए सावधानी से चंद्रमणि सौंप दी, जिसके बारे में उसने पहले सोचा था कि वह उसकी जेब में होगी। मैनेजर ने सबके सामने ये किंगतांग को मूनस्टोन भेंट किया और घोषणा की, मिस ये फ्लोरा मूनस्टोन अब आपका है। ये किंगतांग ने एक भान उठाई और डुआन तियानरुई पर एक नजर डालने से पहले चंद्रमणि प्राप्त की। वह एक नजर ही डुआन तियानरुई को दीवार पर चढ़ा देने के लिए पर्याप्त थी। सोचिए, वही अंततः जोकर की भूमिका निभाएगा। खैर, आपकी नई खरीदारी के लिए बधाई मिस मुझे कुछ काम निपटाने हैं और मैं आगे बढ़ूंगा। डुआन तियानरुई ने अपना नौकरशाही वाला संदेश देने से पहले अपने होंठ काटे और अपने सेवकों के साथ दुम दबाकर चला गया। हर कोई अवाक था, क्योंकि किसी ने भी पर्दा गिरने पर ऐसी उम्मीद नहीं की थी। सी बाई, जो पूरे समय एक कोने से देख रहा था, जब उसने ये किंगतांग को डुआन तियानरुई को बांसुरी की तरह बजाते देखा, तो मन ही मन हंस पड़ा। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने जेड चयन का मूल्यांकन फिर से शुरू कर दिया। मिस अगर आपको और कुछ चाहिए हो तो बेझिझक पूछिए। मैं फिलहाल माफी मांगता हूँ। मैनेजर मुस्कुराया और ये किंगतांग को अपना भरपूर आतिथ्य दिया। ये किंगतांग ने एक सूक्ष्म संकेत दिया। फ्लोरा मूनस्टोन प्राप्त करना एक सुखद आश्चर्य था, लेकिन उसके लिए खोजने के लिए और भी महत्वपूर्ण वस्तुएं थीं। मैनेजर बुटीक की लॉबी से निकलकर सीधे ऊपरी मंजिल की ओर चला गया। सबसे ऊपरी मंजिल पर बने लॉफ्ट स्वीट के दरवाजे कसकर बंद थे। मैनेजर ने अपने कपड़े ठीक किए और फिर विनम्रता से दरवाजा खटखटाया। क्या मुझे अंदर जाने की अनुमति मिल सकती है? मंजूर किया गया। फिर मैनेजर ने चुपचाप दरवाजा खोला और कमरे में प्रवेश किया। करिश्माई म्यूसू मेज के पास बैठे थे। मैनेजर ने दरवाजा बंद करने के बाद म्यूसू के सामने घुटनों के बल बैठकर बैंड घास वाला ब्रोकेट का डिब्बा पेश किया। महामहिम, हम बैंड घास हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। म्यूसू ने अपनी भौहें उठाई और डिब्बा लिया। अंदर का सामान देखने के बाद उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी। कौन जानता था कि खजाने के मंडप का रहस्यमय मालिक कोई और नहीं बल्कि लुओक्सिंग शहर का प्रसिद्ध मार्क्वेस था। हालांकि इसमें काफी समय लग गया, लेकिन आपने अच्छा किया। म्यूसू ने मैनेजर के काम की सराहना करने से पहले बॉक्स नीचे रख दिया। मैनेजर घुटनों के बल बैठा रहा और आदरपूर्वक बोला, मैं आपकी कृपा के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। म्यूसू पिछली रात ही लिन शहर पहुंचा था। मैनेजर उसके अचानक आने से हैरान था, क्योंकि मन ही मन उसे उसकी मौजूदगी का डर था। बैंड घास का समय पर मिल जाना उसके लिए सौभाग्य की बात थी, वरना वह उसके सामने आने की हिम्मत ही नहीं कर पाता।
सबसे शक्तिशाली महिला सम्राट का पुनर्जन्म। नोबेल बिन द्वारा प्रकाशित। 1 सबसे शक्तिशाली महिला सम्राट का पुनर्जन्म। अध्याय 28 बुआ 1। अध्याय 28 बुआ 1। म्यूसो के अच्छे मूड के दौरान एक विशेष अनुरोध को उठाने का मौका पाकर प्रबंधक ने जल्दी से कहा, महामहिम, एक और मामला है जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यह क्या है? म्यूसो ने पूछा। कुछ दिन पहले हमें आपके नाम एक पत्र मिला जो सी परिवार द्वारा दिया गया था। यह कहकर प्रबंधक ने एक लिफाफा दिया जिसे उसने प्राप्ति के बाद से अपने पास रखा था। सी परिवार। म्यूसो को आश्चर्य हुआ क्योंकि सी परिवार का मुखिया उन कुछ लोगों में से एक था जो खजाने के मंडप के मालिक के रूप में अपनी अज्ञात पहचान जानता था। म्यूसो ने लिफाफा खोला और जैसे ही उसने पत्र को पढ़ा, उसके बदलते चेहरे पर उसकी विषय वस्तु की विचित्रता झलकने लगी। यह परिवार से ये किंगतांग मुझसे मिलना चाहता है। म्यूसो हैरान था। उसकी नजरें सहज रूप से ड्योरी की ओर मुड़ गईं। प्रवेश कक्ष में बैठे एक व्यक्ति ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। मैनेजर ने म्यूसो की नजर में आए बदलाव को नोटिस किया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह उस तरफ झांक सके। उसने अपना सिर और नीचे कर लिया। कल रात म्यूसो के साथ एक और व्यक्ति आया था। म्यूसो जैसे गणमान्य व्यक्ति ने भी उसका बहुत सम्मान किया। मैनेजर को अचानक प्राचीन वैभव के मंदिर के प्रति म्यूसो की निष्ठा याद आ गई। मुझे मत बताओ कि वह व्यक्ति महान देव सम्राट है। मैनेजर ने इस बिंदु पर विचार करना बंद कर दिया। इस समय उसका सबसे अच्छा दांव अपने काम से काम रखना था। म्यूसो ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए पूछा, ये किंगतांग कौन है? उस रात जब महाराज ये के घर उस लड़की से मिलने गए तो उन्हें उस लड़की का नाम पता नहीं चला। हो सकता है कि ये किंगतांग ही वह लड़की हो। प्रबंधक ने जल्दी से उत्तर दिया, ये किंगतांग ये परिवार की युवती है और परिवार के मुखिया की उत्तराधिकारी भी है। उसके अलावा क्या उनके घर में और भी युवतियां रह रही हैं? म्यूसो ने आगे पूछा। ये परिवार में 3 युवतियां हैं। ये किंगतांग परिवार के वर्तमान मुखिया की बेटी है। ये यू उनके बड़े बुजुर्ग की पोती है और ये शुन परिवार के मुखिया की दत्तक पुत्री है। ये यू कुछ समय पहले क्लाउड ब्रेकर के कबीले में शामिल होने चली गई थी, जबकि ये शुन ज्यादातर समय उनके मुख्य निवास से दूर जागीर में रहती है। इसलिए मुझे लगता है कि ये किंगतांग ही वर्तमान में उनके निवास में रहने वाली एकमात्र युवती है। प्रबंधक ने विस्तार से अनुमान लगाया। तो ये सचमुच वही है? म्यूसो ने आश्चर्य से अपनी आंखें थोड़ी चौड़ी कर लीं। मैनेजर ने आगे कहा, दरअसल बैंड ग्रास के स्थान के बारे में जानकारी भी उन्हीं ने दी थी। मिस ये इस समय नीचे हमारे बुटीक में खरीदारी कर रही है। म्यूसो लगभग हंस पड़ा। युवावस्था में उन्हें एक आंतरिक चोट लगी थी और उन्हें दवा के तौर पर इन बैंड घासों की जरूरत थी। इतने सालों की खोज के बाद किसने सोचा था कि उन्हें उसी लड़की से मुक्ति मिलेगी जिसे महामहिम ने खोजा था। चूंकि वह न केवल हमारी ग्राहक है बल्कि हमारी उपकारक भी है, हमें उसे जरूर इनाम देना चाहिए। भविष्य में अगर वह फिर कभी हमारे बुटीक से खरीदारी करे तो उसे किसी भी वस्तु पर 20% की छूट जरूर मिले। म्यूसो ने कनखियों से दालान की ओर देखते हुए एक उदार प्रस्ताव रखा। देख लिया महाराज। हालांकि मैनेजर ने सिर हिलाया, पर असल में उसके पास शब्द नहीं थे। म्यूसो ने जो छूट दी थी वह सिर्फ लिन शहर के स्थानीय बुटीक पर ही नहीं बल्कि पूरे महाद्वीप की सभी शाखाओं पर लागू थी। कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि उस छूट के साथ उन सभी खजानों को खरीदने पर कितनी राशि की बचत होगी। सभी मामलों पर सहमति होने के बाद मैनेजर अवाक होकर कमरे से बाहर चले गए। मैनेजर के जाने के बाद वह आदमी ड्योरी से बाहर आया। जब म्यूसो उनसे व्यक्तिगत रूप से मिले तो वे तुरंत अपनी मेज से उठकर एक घुटने पर बैठ गए। महारानी। वह बर्फीला लेकिन तेजस्वी चेहरा रहस्यमय बना रहा और वे गहरी आंखें मेज पर रखे पत्र पर सरसरी निगाहें गड़ाए रहीं। उससे मिलना स्वीकार करो। एक गहरी आवाज गूंजी। आपके आदेश से मैं तुरंत जवाब भेज दूंगा। म्यूसो ने बिना किसी हिचकिचाहट के आज्ञा का पालन किया। आप बॉस हैं और बॉस का ही अंतिम निर्णय होता है। कोई भी महामहिम से इस तरह के जवाब की उम्मीद कर सकता था। एकमात्र सवाल यह था कि ये किंगतांग क्यों मिलना चाहती थी। ये किंगतांग जो अभी भी बुटीक में खरीदारी कर रही थी, उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि इमारत के उन अस्पष्ट उच्च स्तरों के ऊपर से गहरी आंखों की एक जोड़ी चुपचाप उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। म्यूसो एक गुप्त लॉज में हान कैंगमिंग नामक व्यक्ति के बगल में खड़ा था और ये किंगतांग को देखते हुए वो उस खूबसूरत युवती पर मोहित हो गया। वह दानव सम्राट के दिल के लिए मेजबान है। म्यूसो को हान कैंगमिंग का वो प्रश्न याद आ गया जो उन्होंने कल रात ये के निवास से निकलते समय पूछा था। इसलिए महामहिम की इच्छा थी कि उनकी जैसी लड़की गर्भधारण करे। अहम। म्यूसो ने हान कैंगमिंग पर एक नजर डाली, जिसकी नजरें हर समय ये किंगतांग पर टिकी हुई थी। उसे अपने साथियों के उतार चढ़ाव भरे मूड का जरा भी एहसास नहीं था। खजानों के मंडप में विदेशी वस्तुओं का एक अनूठा संग्रह उपलब्ध था। बैंड घास ढूंढने में ये किंगतांग की मदद की बदौलत उसे अपनी सभी खरीदारियों पर आकर्षक छूट मिली, जिसका वह निश्चित रूप से भरपूर फायदा उठाती। म्यूसो द्वारा नियुक्त मैनेजर ये किंगतांग की खरीदारी में व्यक्तिगत रूप से मदद कर रहा था। उसने शुरू में सोचा था कि वह इस मौके का पूरा फायदा उठाकर कुछ मशहूर सामान खरीद लेगी और उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अचानक किसी अनजान काउंटर पर रुक जाएगी। क्या ये बुआ है? ये किंगतांग ने पूछा और काउंटर पर कुछ चमकीले रंग के कंकरों की ओर इशारा किया। मैनेजर ने डिस्प्ले पर नजर डालते हुए सिर हिलाया। बुआएं 5वें क्रम के आत्मिक जानवर के शिकार से प्राप्त लूट थे, जिसके लिए 100 से ज्यादा लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती थी। हालांकि बुआएं अपने आप में असाधारण नहीं माने जाते थे। बुआओं की संरचना ठोस थी और वे किसी भी प्रकार की शारीरिक क्षति के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी थे। बुआओं को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयासों के बावजूद उनकी कीमतें बहुत अधिक थीं, जबकि किसी को भी उनका कोई व्यवहारिक उपयोग नजर नहीं आया। केवल सजावट के सामान के रूप में भी बुआएं रत्नों जितने उत्कृष्ट नहीं थे। इसलिए कुछ अभिजात वर्ग के लोगों के अलावा जो अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक दो बुआएं खरीदते थे, लगभग किसी की भी उनमें रुचि नहीं थी। लेकिन ये किंगतांग उन कुछ बुआओं के टुकड़ों से पूरी तरह आकर्षित था। बुआएं शायद दूसरों के लिए बेकार हों, पर उसके लिए तो बिल्कुल नहीं। वह उन्हें अनमोल समझती थी। इनमें से कितने बुआ बिक्री के लिए उपलब्ध हैं? ये किंगतांग ने आगे पूछा। मैनेजर उन डेडवेट बॉयज के प्रति उसके उत्साह को समझ नहीं सका और उसे केवल जिज्ञासु समझा। लगभग 1 दर्जन या उससे अधिक। उन चीजों को मृतभार माना जाता था क्योंकि उन्हें बेचना बोझ था और वे एक भंडार की तरह जमा हो गई थीं। जब ये किंगतांग ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। मैं उन सबको खरीद रही हूं। उसके फैसले पर मैनेजर की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। सभी। मिस ये सिर्फ एक सिक्के की कीमत 1000 सोने के बराबर है। क्या आपको यकीन है? ये किंगतांग ने सकारात्मक सिर हिलाया। मैनेजर हक्का बक्का रह गया। ये किंगतांग से छूट के साथ कुछ सार्थक खरीदने की उम्मीद करते हुए किसने सोचा था कि यह युवती इसके बजाय उन बोए को खरीदना पसंद करेगी जो कुछ सामान्य कंकरों की तरह महत्वहीन थे। इसके अलावा सिर्फ 1 दर्जन की कीमत उसे 10,000 से अधिक सोने की पड़ेगी। पत्थरों के ढेर के लिए इतनी कीमत चुकाना तो पूरी तरह से नुकसानदेह था। मैनेजर उसे जल्दबाजी में लिए गए फैसले के खिलाफ सलाह देने को तैयार था, लेकिन सौदा तब पक्का हो गया जब ये किंगतांग ने बिना कुछ सोचे समझे उतनी मात्रा में सोना सीधे काउंटर पर रख दिया। मैनेजर के पास कहने के लिए शब्द ही नहीं थे। कोई विकल्प न होने के कारण वह केवल उसके नुकसान के प्रति अपने हृदय को दृढ़ कर सकता था तथा उसने अपने सहायकों को आदेश दिया कि बुटीक में उपलब्ध द्वय के प्रत्येक टुकड़े को उसकी खरीद के लिए प्रस्तुत किया जाए। कुल 17 सिक्के थे जिनकी कीमत ये किंगतांग की 20% छूट के बाद 13,600 सोने के बराबर थी। इसके अलावा मैनेजर ने उसे अपनी रियायत दी और अंत में उससे सिर्फ 13,000 सोने के सिक्के लिए। इतना सब होने के बावजूद मैनेजर को अभी भी लग रहा था कि वह ये किंगतांग को धोखा देकर उसके खजाने से पैसे निकाल रहा है। हालांकि संबंधित व्यक्ति ने अपनी नई खरीदारी को मुस्कुराते हुए स्वीकार किया। हालांकि लोग अभी भी बोए के उद्देश्य से अनभिज्ञ थे, लेकिन कुछ ही वर्षों में यह खबर फैल गई कि यह स्प्रिट रूट को पोषण दे सकता है। वास्तव में बोए स्प्रिट रूट की खेती के लिए दुनिया के कुछ बाहरी पोषक स्रोतों में से एक था।
इसलिए हालांकि अभी एक टुकड़े के लिए 1000 सोना देना बहुत बड़ी कीमत थी, लेकिन जब लोगों को इसके उद्देश्य के बारे में पता चला तो बोए की कीमत कई गुना बढ़ गई। तब प्रति टुकड़ा 10,000 सोना भी अपर्याप्त माना जाएगा। तो कौन कह सकता है कि ये किंगतांग को कोई बड़ा नुकसान हुआ था? उसने तो खूब पैसा कमाया था। एक और मामला है जिसके लिए आपकी मदद की जरूरत है। अगर आपके किसी भी अच्छे प्रतिष्ठान में ये बुआ और है तो मैं उन्हें खरीद लूंगा। ये किंगतांग ने मुस्कुराते हुए मैनेजर से अनुरोध किया। खजाने के मंडप की पूरे महाद्वीप में शाखाएं थीं। अगर उसे उनका सहयोग मिल जाता तो उसे स्पिरिट रूट सप्लीमेंट्स की आपूर्ति कम होने की चिंता नहीं करनी पड़ती। दूसरी ओर प्रबंधक पूरी तरह से हैरान था। मुझे लगता है कि मिस ये पागल नहीं है। मैनेजर ने ये किंगतांग के अनुरोध को तुरंत स्वीकार तो नहीं किया, लेकिन उसकी जांच करने को तैयार हो गया। उसे बुआओं में उसके उत्साह का अंदाजा हो गया। क्या उसके इतने सारे बुआ खरीदने का कोई और मकसद था? फिर भी ये किंगतांग को कोई जल्दी नहीं थी। उसने अभी जो 1 दर्जन से ज्यादा बॉय खरीदे थे वे उसके लिए काफी समय तक चल सकते थे। उन डेडवेट बॉय के अलावा ये किंगतांग ने एक इफिट के तराजू को भी खरीदने का फैसला किया था। इफिट्स आत्मिक प्राणी थे जो मैग्मा के पठारों पर विचरण करते थे। ये क्रूर प्राणी थे जिनके शल्क अग्नि प्रतिरोधक क्षमता से युक्त थे। हालांकि अपने विशाल आकार के कारण इनके शल्कों का भार फोजिंग उपकरणों के लिए इनके इच्छित उपयोग में बाधा डालता था और इस प्रकार ये एक सफेद हाथी साबित हुए। ये किंगतांग की खरीदारी का चुनाव इतना बेतुका था कि मैनेजर को लगा कि उसकी शॉपिंग असिस्टेंट के तौर पर उसका काम बहुत भारी पड़ रहा है। क्या वो सच में कबाड़ की पारखी थी? अपनी सारी खरीदारी को संग्रहित करने के लिए, जिसमें विशाल इफिट के तराजू भी शामिल थे, ये किंगतांग ने बुटीक से सीधे एक आयाम की अंगूठी भी खरीदी। और म्यूसू के लिए, जो लगभग आधे दिन तक ये किंगतांग के गुप्त निरीक्षण में हान कैंगमिंग के साथ था, वह काफी असहज हो गया जब उसने देखा कि वह उन कबाड़ चीजों का आनंद ले रही थी जो उसने खरीदी थी। महाराज, इस मिस ये की नजर चीजों को देखने में बहुत अनोखी थी। म्यूसू ये टिप्पणी करते हुए लड़खड़ा गया और उसने हान कैंगमिंग के व्यवहार पर नजर रखी। ये कबाड़ के टुकड़े उसने अपनी मर्जी से खरीदे थे, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। यही वो छुपा हुआ बहाना था जो म्यूसू उसे बताना चाहती थी। हान कैंगमिंग ने म्यूसू की टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि उसे चिंतनशील तरीके से देखता रहा। ये किंगतांग ने अपने पुनर्जन्म का पूरा फायदा उठाया था और अपने सारे पूर्व ज्ञान से लाभ कमाने में कामयाब रही थी। बुटीक का चक्कर लगाने के बाद ये सुनिश्चित करते हुए कि वहां कोई और जरूरी सामान खरीदने के लिए नहीं है, वह संतुष्ट होकर बुटीक से बाहर निकली। जैसे ही वह फ्लोर में पहुंची, उसकी नजर सी बाई और उसके सेवक पर पड़ी, जो भी जाने ही वाले थे। यह एक सुखद सहयोग था, क्योंकि ये किंगतांग ने सी बाई के स्वास्थ्य को बहाल करके अपने वादे को पूरा करने के लिए सी परिवार से दोबारा मिलने का इरादा किया था। सुविधानुसार वह उनके साथ ही चली गई। म्यूसू चुपचाप देखता रहा जब ये किंगतांग एक परिचित और सुंदर युवक के साथ परिसर से बाहर निकला। वह अपने स्वामी महामहिम की ओर मुड़ा, जो अपने सामान्य भावशून्य चेहरे के साथ भावशून्य बने रहे। म्यूसू ने चुपचाप अपना चेहरा थपथपाया। महाराज, कृपया अपनी तत्परता का एहसास जगाइए। उसने मन बना लिया, उसे महामहिम और ये किंगतांग के लिए उसकी अनुरोधित बैठक के दौरान मिलने का अवसर बनाना था। जब आप चाहते हैं कि वह आपके बच्चे को गर्भ धारण कराए तो आपको अपनी भूमिका निभानी होगी। मैं देख रहा हूं कि आपने काफी संख्या में बुआ और इफिट के तराजू खरीदे हैं। सी बाई ने ये किंगतांग की अजीबोगरीब खरीदारी का विषय उठाया जब वे सी के निवास की ओर जा रहे थे। सी बाई को पता था कि बुआ और इफिट के तराजू क्या थे, लेकिन उसने उनके उद्देश्यों के बारे में कुछ खास नहीं सुना था। हाँ, ये किंगतांग वैसे भी अपनी खरीदारी पर लगाम लेना चाहती थी। अतीत में कई लोगों ने इन दोनों वस्तुओं के उपयोगों पर शोध करने की कोशिश की थी। हालांकि कई वर्षों बाद ही उन्हें एक सामान्य विचार समझ में आया। इसलिए हालांकि कुछ लोग ये किंगतांग की थोक खरीदारी से सावधान हो सकते हैं, लेकिन अभी तक वे उनका उद्देश्य नहीं जान पाए हैं। तुम्हारा स्वाद सचमुच लाजवाब है, सी बाई हंसा। उसका आगे पूछताछ करने का कोई इरादा नहीं था। जल्द ही वे सी के घर के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। प्रवेश द्वार से अंदर कदम रखते ही सी बाई को साफ तौर पर कुछ गड़बड़ का आभास हुआ। जब वे अभी भी गलियारे में थे, तब भी ये किंगतांग मुख्य हॉल से आती हुई हलचल को सुन सकता था। दादाजी, हम उनके इलाज में देरी नहीं कर सकते। मैं डुआन परिवार से उनकी फ्लेम सप्रेसेंट गोली लेने के लिए बातचीत करूंगा। मुख्य हॉल में एक गहरी आवाज गूंजी। डॉक्टर जो ने अपना इलाज शुरू कर दिया है। डुआन परिवार से सहयोग पाना आसान नहीं होगा। इसके अलावा वे हमारे साथ दोस्ताना व्यवहार तो कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ ऊपरी तौर पर है। कौन जाने वे हमारी पीठ पीछे क्या कर रहे हैं। अगर आप उनसे व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क करें तो भी मुझे शक है कि वे हमारी बात मानेंगे। इसके बाद ओल्ड मास्टर सी का जवाब आया, जिसके लहजे से उनकी परेशानी का अंदाजा लग रहा था। ये किंगतांग और सी बाई ने अगले ही पल मुख्य हॉल में प्रवेश करने से पहले एक दूसरे पर एक नजर डाली। ओल्ड मास्टर सी के अलावा वहां एक और व्यक्ति था जिसका कद बड़ा था और जिसकी आकर्षक शक्ल सी बाई से काफी मिलती जुलती थी। हालांकि वह अधिक परिपक्व और मजबूत दिखाई देता था। भाई, सी बाई उस आदमी की उपस्थिति से थोड़ा हैरान थी। वह व्यक्ति सी परिवार का सबसे बड़ा युवा स्वामी और सी बाई का सबसे बड़ा भाई सी ये था। तुम वापस आ गए। सी ये ने सी बाई का अभिवादन करते हुए हल्का सा सिर हिलाया। भाई, तुम कब लौटे? मैंने तुम्हें किसी के इलाज के बारे में बात करते सुना है। सी क्यों कहां है? सी बाई गंभीर हो गया। उनके परिवार की युवा पीढ़ी में सिर्फ वे 3 भाई ही थे। सी बाई, जो सबसे छोटा था और जन्म से ही कमजोर शरीर का था, अपने सबसे बड़े भाई सी ये और अपने बड़े भाई सी कियोंग से बहुत प्यार पाता था। इस प्रकार दोनों भाइयों के बीच का रिश्ता निश्चित रूप से सौहार्दपूर्ण था। जैसे ही उसने सी कियोंग के बारे में पूछा, सी ये का चेहरा गंभीर हो गया। उसने सी बाई को सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि ओल्ड मास्टर सी की ओर देखा। बूढ़े मास्टर सी ने गहरी सांस ली और कहा, सी कियोंग को एक इफिट ने घायल कर दिया है और उसके अग्निविष से उसे जहर हो गया है। डॉक्टर जो इस समय उसकी चोटों का इलाज कर रहे हैं। सी बाई एक क्षण के लिए लड़खड़ा गई। इफिट का अग्निविष घातक माना जाता था। यह महत्वपूर्ण अंगों पर ऊष्माक्षेपी प्रभाव डाल सकता था। सामान्य दवाओं से उस प्रभाव को कम करना अप्रभावी साबित हुआ था। मृत्यु दर लगभग 10 में से 9 थी, जहां पीड़ित को सचमुच जलन का दर्द सहना पड़ता था जब तक कि उसकी जीवन शक्ति समाप्त न हो जाए। वर्तमान में इसका एकमात्र ज्ञात इलाज बर्फीला कमल खाना है, जो केवल युकोंग के पहाड़ों में ही पाया जाता है। युकोंग के पहाड़ लिन शहर से काफी दूर थे। आने जाने में कम से कम 1 महीना लग सकता था। जब समय की कमी हो तो पहाड़ों से बर्फ का कमल लाना कोई कारगर उपाय नहीं होगा। मैंने अपने आदमियों को वह बर्फीला कमल लाने के लिए भेज दिया है। अब हमें डुआन परिवार से अग्निशमन की गोलियां उधार लेनी है। सी ये ने अपनी योजना दोहराते हुए भौहें सिकोड़ ली। ज्वाला शमन गोली अपने नाम के अनुरूप अग्निविष के प्रभाव को विलंबित करने में सक्षम थी, जिससे बर्फ कमल को पुनः प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता था। लेकिन भाई, वो गोली तो उनके परिवार की विरासत है, जैसा दादाजी ने बताया था। मुझे शक है कि वो तुम्हें यूं ही दे देंगे। सी बाई का चेहरा ये सच बताते हुए काला पड़ गया। सी ये की भौहें सिकुड़ी रहीं। उसे इस स्पष्ट तथ्य का पूरा एहसास था, लेकिन उस गोली के बिना सी कियोगे की जिंदगी बेशक। मैं उस विष को दबाने में मदद कर सकता हूं। जब सी परिवार के सदस्य बहुत संकट में थे, तो शोरगुल के बीच एक लड़की की आवाज स्पष्ट रूप से गूंज रही थी। सी ये ने अपना ध्यान आवाज की ओर मोड़ा और अंततः सी बाई के बगल में खड़ी लड़की पर ध्यान दिया। यह महिला कौन है? सी ये ने शिष्टाचारवश पूछा। वह ये परिवार की युवती है, मिस ये किंगतांग, सी बाई ने स्पष्ट रूप से कहा। विष 2। ये किंगतांग की अनजानी गंभीर सावधानी में बदल गई। सी बाई, तुम उनसे कब परिचित हुई? सी ये की आवाज भी भात्मक हो गई। भाइयों में सबसे बड़े होने के नाते उन्होंने निश्चित रूप से अपनी मां की अप्राकृतिक मृत्यु के दुख का अनुभव किया था और वे ये परिवार से घृणा करते थे, जिनके बारे में अफवाह थी कि वे अपराधी हैं। हम ये परिवार के सदस्यों का स्वागत नहीं करते, सी ये ने जोर देकर कहा। सी बाई अभी स्पष्टीकरण देने ही वाली थी कि बूढ़े मास्टर सी ने बीच में ही टोक दिया। सी ये, रूखा मत बनो। वह हमारी मेहमान है, सी बाई का इलाज करने आई है।
सी ये एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने एक बार फिर ये किंगतांग के छोटे आकार को देखा। इलाज, उसकी उम्र में बूढ़े मास्टर सी ने भौहें सिकोड़ ली। दरअसल उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह सचमुच सी बाई का इलाज कर सकती थी। इससे परेशान मत हो, हमारे पास और भी जरूरी काम है, ये कहकर बूढ़े मास्टर सी ने अपना ध्यान ये किंगतांग की ओर मोड़ा। मिस ये, आप कह रही थी कि आप जानती हैं कि अग्निविष को कैसे दबाया जाता है। सी ये ने बूढ़े मालिक सी के रवैये पर मोह बनाया। वह यह बात बर्दाश्त नहीं कर पाया कि उसके दादा, जो हमेशा इस परिवार से घृणा करते आए थे, अपनी एक महिला को सी बाई का इलाज करने की इजाजत देंगे और उसे अपने में आने जाने की आदि देंगे। ये किंगतांग ने सिर हिलाकर दोहराया, हाँ, आज मैं जो चीजें लाई हूं उनमें से एक काम आ गई। क्या आप इफ्रिट के उन तराजू की बात कर रहे हैं? सी बाई को उसके शब्द तुरंत समझ आ गए जब उसे खजाने के मंडप से उसकी खरीदारी की याद आई। हाँ, ये किंगतांग ने अपने अनुमान की पुष्टि की। जब उसने यह दावा किया तो सी परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे पर अजीब भाव आ गए। सी ये ने गहरी भौहें चढ़ाई, जबकि उसने अपनी नाराजगी को रोकने की पूरी कोशिश की। मिस ये, मुझे नहीं पता कि आपने मेरे दादाजी को इलाज करने की इजाजत कैसे दी, लेकिन अगर आप इफ्रिट के शल्कों से जहर दबाने की सोच रही हैं, तो मुझे डर है कि कोई भी जान जाएगा कि यह नामुमकिन है। यद्यपि इफ्रिट के शल्कों में अग्नि प्रतिरोधकता का उच्च स्तर था, लेकिन जब तक शल्कों को दवाओं के लिए एक योजक के रूप में नहीं पीसा जा सकता, तब तक वे अग्निविष के विरुद्ध निरर्थक रहेंगे, जो पीड़ित के शरीर में व्याप्त है। इसके अलावा शायद ही कोई इसके तराजू पर एक खरोंच भी लगा सके, जो इसकी लगभग अविनाशी संरचना का प्रमाण था। इसलिए इन्हें पीसकर चूर्ण बनाना लगभग असंभव था। सी का बयान कमोबेश सभी के विचारों का प्रतिनिधित्व करता था, यहां तक कि बूढ़े मास्टर सी के चेहरे पर भी उस समय संदेह का भाव था। ये किंगतांग ने उनकी प्रतिक्रियाएं देखी और मन ही मन हंसने लगी। चूंकि और कोई रास्ता नहीं है, तो क्यों न इसे आजमाया जाए। सी ये ने अपनी भौहें सिकोड़ ली क्योंकि वह उसकी बातों का खंडन नहीं कर सका। बूढ़े मास्टर सी ने अपना निर्णय बताने से पहले एक गहरी सांस ली। हम मिस ये को इसे आजमाने देंगे। दादाजी, क्या आपको यकीन है कि यह समझदारी है? सी ये ने स्पष्ट रूप से अपनी आपत्ति व्यक्त की। भाई, मिस ये सही कह रही है, उस फ्लेम सप्रेसेंट गोली के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हमें सी की खातिर कोई भी संभव विकल्प आजमाना चाहिए। सी बाई ने भी उसे समझाने की कोशिश की। सी ये का चेहरा धुंधला गया और उसने ये किंगतांग को एक उलझन भरी और प्रभावशाली नजर से देखा। मिस ये, अब यह आप पर निर्भर है, बूढ़े मास्टर सी ने भारी स्वर में घोषणा की। ये किंगतांग ने दृढ़ता से सिर हिलाया। अगर मुझे अपनी तैयारी के लिए एक निजी कमरा मिल जाए तो मैं इसकी सराहना करूंगी। जरूर, बूढ़े मास्टर सी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके अनुरोध पर सहमति जताई और एक पल में उसके लिए एक कमरा तैयार हो गया। ये किंगतांग ने अपनी तैयारी शुरू करते हुए खुद को कमरे में बंद कर लिया। सी ये और सी बाई कमरे के बाहर खड़े होकर निगरानी कर रहे थे। सी ये कसकर बंद दरवाजों को देख रहा था, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी और उसने अपनी असहमति जाहिर की। ये सब बहुत बेतुका है,